मेडी वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राहुल पालीवाल आज आपके सामने दो वरिष्ठ आगरा के चिकित्सकों को लेकर हम लोग उपस्थित हैं और कोरोना काल में क्या आपको सावधानियां बरतनी है, क्या क्या भ्रांतियां हैं, लाइफस्टाइल में आपको क्या चेंजेस करने हैं और वो सारी जानकारी जो आपको कोरोना के बारे में, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में होगी, आज हम आपको देंगे। हमारे मेडी वर्ल्ड का जो लोगो और जो हमारा ध्येय है, जो हमारा स्लोगन है, गो ग्रीन, गो क्लीन, गो फिट, शायद इस वर्तमान माहौल में वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कोरोना की हालांकि अभी तक कोई दवाई ईजाद नहीं हुई है और हम लोग सब बात करते हैं कि हम लोग को अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, स्ट्रॉन्ग करनी है। इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। वर्तमान सिनेरियो की अगर हम आगरा की बात करें तो 945 केसेस अब तक हम लोग को कोरोना के मिल चुके हैं। 14,000 से ज़्यादा सैम्पलिंग अभी तक आगरा में हुई है और 48 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है कोरोना के कारण। हालांकि एक पैनिक पूरे देश में कोरोना को लेके बना हुआ है और आगरा में भी काफ़ी पैनिक है। और आगरा को जैसे कि आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के हॉटबेड सबसे ज़्यादा केसेस आगरा में ही मिले हैं। हालांकि डिस्चार्ज भी काफ़ी लोग हो गए हैं और लगभग अभी 86 केसेस एक्टिव जो अभी कोरोना के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, वो वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। आज मैं आपको एक बार फिर बता दूं, हमारे मध्य आगरा के वरिष्ठ चिकित्सक श्री डॉक्टर अरविंद जैन जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी पूर्व आईएमए के अध्यक्ष भी हैं। हम आईएमए के रोल के बारे में भी पूरी बात करेंगे और वो सारी जानकारी हम आपको देंगे जो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले मैं अरविंद जैन जी को मुखातिब होता हूँ। और डॉक्टर साहब, एक बहुत पैनिक सिचुएशन पूरे देश में बनी हुई है और आगरा में भी स्पेशली, क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस हमको आगरा में मिले हैं कोरोना के, तो एक डर का माहौल जो बना हुआ है पूरे शहर में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्या वाकई ये बीमारी इतनी खतरनाक है जो लोग अपनों से भी दूर हो गए हैं? आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, कोरोना जैसा कि हम लोग सब जानते हैं और काफ़ी ज्ञान हम लोगों को अब हो चुका है सबको, तो कोरोना जो है एक संक्रमित रोग है और एक वायरस से होता है जो कोरोना फैमिली का वायरस है, कोविड जिसका नाम दिया गया है 19। ये वायरस, जैसा कि आपने बताया है कि इस वायरस के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसकी ना तो हम लोगों के पास कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल दवाई है, जैसे कि स्वाइन फ्लू भी हम लोगों ने फेस किया और स्वाइन फ्लू के लिए हमारे पास वैक्सीन भी था और टेमी फ्लू दवा भी थी। लेकिन इसके साथ, वायरस के साथ प्रॉब्लम ये हुआ है कि अभी रिसर्चेस चल रही हैं, हम लोगों के पास नए नए जो गाइडलाइंस हैं, नए रिसर्च हैं, वो आते रहते हैं। तो उसमें रेमडेसिविर की भी बात होने लगी जो कि एड्स के मरीजों में काफ़ी कारगर दवा थी, वो उसको कोरोना में भी यूज़ कर रहे हैं। वैक्सीन अभी पाइपलाइन में है, वो बन रहा है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वैक्सीन जल्दी से जल्दी इस विंटर सीजन तक हम लोग को पब्लिक के लिए मिल जाए। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे सामान्य फ्लू है उसी की तरह ये फ्लू वायरस है, लेकिन अब जैसे और फ्लू में भी सावधानी रखनी है, वही इसके लिए भी सावधानी रखनी है। इस वायरस का जो प्रॉब्लम, मेन जो प्रॉब्लम है, जो और वायरस से ज़्यादा इन्फेक्टिविटी इसकी है, उसका कारण ये है कि ये इन्फेक्ट करने के बाद गले और नाक के अंदर काफ़ी देर तक स्टे करता है और उसी पीरियड में जब हम सांस लेते हैं या खांसते हैं तो हमारे ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं उसके जरिए जो है वो इन्फेक्टिव करता है। तो सर, मैं यहाँ टोक रहा हूँ आपको। आपने बताया कि ये एक आम फ्लू की तरह है जी, तो हम इसमें डिफरेंशिएट कैसे करें पेशेंट कि भाई मेरे को आम फ्लू हुआ है या मेरे को कोरोना हुआ है? जी। उसको लेके भी एक बड़ी लोगों में जिज्ञासा रहती है कि भाई, और डर रहता है कि अगर छींक भी आने लगी, अगर भी होने लगी तो लोग समझ लगती है कोरोना। देखिए, फ्लू को हम लोग वैसे जब हम लोग सब फ्लू के पेशेंट्स होते हैं, कॉमन कोल्ड जिसे हम कहते हैं, लेकिन फ्लू में फीवर होना बहुत जरूरी है। अगर फीवर है तो फ्लू कहते हैं हम लोग। स्वाइन फ्लू में भी ये रूल था कि अगर फीवर साथ में कोल्ड सिम्टम्स हैं, गले में खांसी है, फ्लू कॉमन कोल्ड होगा ये। लेकिन फ्लू में फीवर होना बहुत जरूरी है। अब ये जो वायरस है ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, तो इसके अंदर बुखार ज़रूरी नहीं है कि शुरू की स्टेज में आए, लेकिन एसिम्टोमेटिक स्टेज में, शुरू की स्टेज में, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 वीक्स है, काफ़ी लॉन्ग है, तो इसीलिए हम लोग जब पेशेंट को कहते हैं कि 2 हफ्ते का क्वारंटाइन या 2 हफ्ते का आइसोलेशन हॉस्पिटल में करना है। इंक्यूबेशन से आपको मतलब अगर आदमी इन्फेक्ट हुआ तो जरूरी नहीं है कि 2 हफ्ते तक उसको सिम्टम्स नजर आई जाए। हाँ, नहीं, इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स 2 हफ्ते तक, मतलब 1 हफ्ते या 10 दिन में उसके पीक सिम्टम्स हो सकते हैं, उसके बाद फिर शायद वो कम सिम्टम्स हों। अब उसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो कॉमन सिम्टम्स जो आ रहे हैं ज़्यादा सूखी खांसी बहुत आ रही है,
कमजोरी शरीर में बहुत रहती है, बुखार हो सकता है, बुखार काफ़ी परसिस्टेंट भी रह सकता है। उसके अलावा कुछ लोगों में ये देखा गया कि उनकी नाक से सूंघना की शक्ति कम हो जाती है, जिसको एनास्मिया हम लोग कहते हैं। कुछ लोगों में जीभ का टेस्ट फर्क हुआ है, जिसको एज्यूसिया करके हम लोग वर्ड कॉइन करते हैं। मसिल एक वगैरह हो सकता है, ये सिम्टम्स हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अलार्मिंग जो होती है, जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि भाई ये अलार्मिंग सिम्टम्स हो गए। अलार्मिंग का मतलब ये है कि अगर आपकी थोड़ा सा चलने पे सांस फूल रही है, उसके लिए हम लोग SpO2 लेवल करते हैं, अंगुली में लगा के हम ऑक्सीजन चेक करते हैं। आपकी सांस की रफ्तार तेज चल रही है, आप रूटीन में अपने टॉयलेट जाते हैं या रूटीन में अपने जो ऑफिस के काम कर रहे हैं उसमें आप थक रहे हो, तो एक सस्पिशन हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, आपको बुखार भी चल रहा है, साथ में इतना जल्दी डिस्निया आपका हो गया तो कहीं स्वाइन ये कोरोना वायरस या कोविड फ्लू ना हो। तो उस समय थोड़ा सा अलार्मिंग है। और हम लोग जैसा कि शुरू से कहते आए हैं कि हाई रिस्क पेशेंट्स, जिसको कि हम लोगों ने कैटेगराइज करा हुआ है, WHO का गाइडलाइंस में भी ये कहा हुआ है कि 65 ईयर्स से एज ऊपर के पेशेंट्स, जिनको डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल डायबिटिक्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं, जिनको क्रोनिक हार्ट डिसीजेज हैं, हार्ट फेलियर्स होते रहते हैं, वॉल्व की डिसीज़ रही हैं, और साथ साथ बाईपास सर्जरी वाले पेशेंट्स या जो कैंसर पेशेंट्स हैं जो कि इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों पर रहते हैं, या प्रेग्नेंट महिलाएं, उनमें भी रिस्क होता है। तो इम्यूनिटी लेवल जब कम होता है तो उस पीरियड में क्रोनिक लंग डिसीज़ के, क्रोनिक लिवर डिसीज, सिरोटिक्स हैं, अल्कोहलिक्स हैं, सिरोसिस वाले पेशेंट्स हैं, उन सब में इसका रिस्क बहुत है। तो इन सब को तो बहुत सावधानी और एहतियात रखने की ज़रूरत है। इसीलिए हम लोग अब जैसे कोरोना का ये लॉकडाउन खुला है तो अब हमें और ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत होगी। उसके लिए हम लोग आगे और डिस्कस करते हैं इस पॉइंट्स को। डॉक्टर चतुर्वेदी, मैं आप IIMA के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ऐसी क्या वजह रही कि आगरा में इतने ज़्यादा संक्रमण फैला ये, और आगरा हॉटबेड बन गया और पूरे देश में चर्चा होने लग गई। एक बात तो कहा जाना है कि कहीं हमारे उत्तर प्रदेश या पूरे देश का वुहान ना बन जाए आगरा। तो ये क्या वजह है, आप मानते क्या वजह नहीं? देखिए, ये आपकी इस बात का जवाब तो बाद में दूंगा मैं। इससे पहले जैसे एक्चुअल में क्या है कि जो वायरस है ना, वायरस ज़्यादातर जो है 2 टाइप के होते हैं, RNA वायरस और DNA वायरस। तो ये जो है बेसिकली RNA वायरस है। तो RNA वायरस जो है कंपेरेटिवली DNA वायरस से ज़्यादा डेंजरस होता है। DNA वायरस को तो हमारी बॉडी कंपेरेटिवली एक्टिवाइज मतलब डिफेंड कर लेती है। DNA वायरस मतलब जो आम फ्लू वगैरह होते हैं वो DNA वायरस? हाँ मतलब रहते हैं। लेकिन RNA वायरस जो है, जो RNA इसकी जो मतलब जो RNA वायरस होता है, वो कंपेरेटिवली बॉडी जो है उसको उतनी आसानी से जो है उसके लिए बॉडी को अंदर से एक अलग टाइप की मैकेनिज्म डेवलप करनी पड़ती है, जिससे कि हम उसे फाइट, उससे हम लोग बोलते हैं ना इम्यूनिटी, बॉडी की जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी उतना अच्छे से फाइट करेंगे। एक इसके बारे में जानी बात करते हैं। दूसरा, इसकी अब इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली। ये उतना डेंजरस जो है नहीं है, लेकिन इसकी इन्फेक्टिविटी जैसे कंपेरेटिवली और वायरस जो है उससे ज़्यादा फैलता है। तो ज़्यादा फैलने की वजह से लोगों का अब इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हुआ, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ तो जो परसेंटेज जो सीरियस पेशेंट थे ना वो भी उतनी ज़्यादा निकले। तो इसलिए थोड़ा सा इसका जो पैनिक बना हुआ है। अब जैसे कि आपको बताऊँ मैं कि जैसे जो वायरस पार्टिकल्स होते हैं, हम जैसे किसी को जो है मतलब कोरोना है और उससे जो नॉर्मल ब्रीथ कर रहा है तो ऑन एवरेज उससे उसके 20 वायरस पार्टिकल पर मिनट निकलते हैं जी। जब वो बोलता है तो 200 वायरस पार्टिकल पर मिनट निकलते हैं। इसीलिए मास्क का जो अनिवार्यता है, तो क्या करना चाहिए हम लोगों को। और जो लोग खांसते हैं, छींकते हैं, तो 200 मिलियन वायरस पार्टिकल पर मिनट निकलते हैं। एकदम 200 मिलियन एकदम निकलते हैं। तो हमको जो हम जो मास्क की बात करते हैं, यदि हम मास्क लगाए हुए हैं, सब मैं मास्क लगाए, आप मास्क लगाए हुए हैं, हम में से किसी एक को जो है मतलब कोरोना है, हाँ, तो यदि हम लोग 6 फीट की दूरी पर है, उसके बावजूद भी यदि हम ये मास्क लगाए हुए हैं, उसके बावजूद भी 6 फीट की दूरी पर है, यदि हम लोग 4 मिनट तक जो है लगातार बात कर रहे हैं, 5 मिनट तक, तो भी आपको वायरस होने के चांसेस, कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यदि हम 45 मिनट तक चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम में से किसी एक को मतलब है इन्फेक्शन, तो 45 मिनट्स के अंदर भी चांसेस होने के ज़्यादा है। और कॉन्टैक्ट टाइम जिसे कहना चाहिए, उसको खांसी हुई, उसने खांसा, तो अब अच्छा, और ये जो आदमी मतलब नॉर्मल है, उसके पास 1000 वायरस पार्टिकल की कंसंट्रेशन पहुंच गई तो उसे कोरोना हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं फिर उसी पर आता हूँ कि आदमी को कब कोरोना के टेस्ट के लिए, देखिए आपने कहा कि भाई खांसा कैसे भी हो सकता है, अब ये तो संक्रमण फैल रहा है, आप बात कर रहे हैं तो हो सकता है, छींक रहे हैं, अब लॉकडाउन खुल गया है तो लोग मूव अराउंड भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें भीड़ भी है, तो अब
अब जैसे आम आदमी को थोड़ी परेशानी हुई, खांसी हुई, जुकाम हुआ, हल्का फीवर हुआ, वो कोरोना के टेस्ट के लिए कब जाए या क्या करे? वो कोरोना के टेस्ट के लिए जब वो देख ले कि उसको 5, 6, 7 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, उसको फीवर चल रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसको तो इसमें खांसी क्या हो रही हाई है। फीवर होता है डॉक्टर साहब या क्या होता है? फीवर हाई ग्रेड भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है और माइल्ड भी हो सकता है, माइल्ड लेकिन भी हो सकता है। फीवर 100 से तो ऊपर होगा। अगर कोरोना है तो जी। 100 से ऊपर हाँ, यूजुअली तो होता है 100 वो से 100 ऊपर। से नीचे आता नहीं है। हाँ, 100 से आप दवा खा लेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया अभी, जैसे जो देखा ना, मतलब अब एयरपोर्ट पे थर्मल टेस्ट थर्मल पैरासीटामोल लेकर आ खा गए, के निकले हैं। टाइमिंग कम होगा, टाइम कम फिर कर दोबारा लिया। हो जाएगा। इंफ्रारेड थर्मामीटर से अब बात रही कुछ आपकी करने के दूसरी लिए। वाली बात जो जी आपने हाँ, जवान मैं की जानना बात चाह की, रहा था कि ऐसी जिसकी- क्या वजह रही? हाँ, आप दोनों से ये मैं जानना जी, चाहूंगा जी, कि जी। क्या वजह रही कि आगरा में संक्रमण इतना ज्यादा देखिए, फैला? हमको एक्चुअली क्या था कि शुरू से इस मामले में मैं कहूँगा कि हम लोगों की पॉलिसी जो है ना, थोड़ी सी, या तो ये कह लो कि ये वायरस एकदम नया था, हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था, उसकी वजह से हम लोगों को दिमाग में, पब्लिक में भी, डॉक्टर्स में भी, एज ए होल सोसाइटी में एक पैनिक रहा, डर रहा जी। पैनिक रहा। मतलब ये हुआ कि आपको कोरोना हो गया, इसका मतलब एक तो आप रातों रात विलेन हो गए, और फिर आपको जीना भी मुश्किल है, और मतलब ये प्रॉब्लम पड़ोस में रह रहे हैं तो आपका पड़ोसी भी आपको देख रहा है कि आपका साहब मकान बंद नहीं कर तो गया। ये स्थिति होने लगी, छींक रहा है तो फोन कर देते थे कि साहब 108 की था वो, हाँ, बिल्कुल। आप आ जाइए हमारे बगल में। अब एक ये हो गया, दूसरे आप अछूत हो गए, मतलब किसी को कोरोना हो गया तो आप अछूत हो गए और आप विलेन हो गए। तो इससे क्या हुआ कि लोगों के दिमाग में एक ऐसा डर बैठा कि किसी को कुछ सिम्टम्स भी है, प्रॉब्लम्स भी है, तो अभी वो जो है वो अपने आप को नहीं डॉक्टर बचा साहब, रहा फिर है। लेकिन मैं फिर उस पे वो जवाब नहीं मिला, आगरा में क्यों इतना फैला? मैं बताता वही हूँ तो उसका जवाब रीजन। आपको- नहीं, उसका रीजन सर मैं थोड़ा सा आपको सर इंटरप्ट करूंगा। उसका रीजन ये था कि एक तो आगरा इज अ टूरिस्ट प्लेस, पहली चीज ये रही। दूसरा, आगरे के अंदर एक्सपोर्ट्स भी काफी रहता है। तो इनिशियल स्टेज में जब जनवरी में और जगह फरवरी में बहुत ज़्यादा इसको पैंडेमिक डिक्लेयर करना शुरू किया, तब तक हम लोगों ने जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी लॉकडाउन की, उसमें सबसे पहले तो वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो फॉरेन से घूम के आया है वो सब ट्रेसिंग चलती रही और उसको रोकथाम के लिए प्रयास किए गए। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन के बाद हम कहेंगे काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि लॉकडाउन से ये एडवांटेज हुआ कि उस पीरियड में जो इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी वो लॉकडाउन करने से, डिस्टेंसिंग करने से वो थोड़ी रुकी। डॉक्टर साहब, मैं फिर आपसे थोड़ा सा इस बात पे असहमत हूँ। जी ठीक है, आपने स्पीड कम कर ली, जी। लेकिन आज आपने खोल दिया तो फिर हम उसी स्थिति में। हाँ। मेरी इस तो बात मुझे पे मैं सबसे इस बात पे आर्ग्यू करता हूं और करता रहूंगा कि जी। लॉकडाउन इतना लंबा से हमें फायदा मिला या नुकसान हुआ? मैं बताऊं, मुझे मतलब दैट इज अगेन अ वेरी डिबेटेबल हाँ, इशू। डिबेटेबल है। लेकिन तो मैं हर फिर issue- देखिए कहीं ना कहीं अभी मुझे भी उस बात का स्पष्ट जवाब नहीं मिला, आगरा में इतना क्यों बढ़ा? मैं बता रहा हूं, मैं बता देखिए रहा हूं, टूरिस्ट मैं बता और रहा भी हूं, जगह मैं आते बता हैं, हाँ, हाँ। एक्सपोर्ट्स और भी जगह मैं है, बता रहा हूं, मैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिसीज थी, चाहे वो प्रशासन की रही हो। नहीं, मैं बता रहा जी, हूं आपको। जी। देखिए, वायरस पॉलिसी नहीं, हर जगह उसी स्पीड से फैला है, ये आप समझिए, ये आप सोच रहे हैं। लेकिन था क्या कि यहाँ पर वेरुलेंस ही थोड़ी सी थी शुरू में, जो यहाँ पर जो प्लानिंग थी ना, जहाँ पर जो मतलब सेंट्रल जो अभी वो बनाया गया, और वहाँ पर जो जरा भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई तो वहाँ मतलब रास्ते जो दिया गया। वो चीज़, तो यहाँ पर जो है जो मतलब कैचमेंट जो एरिया थे ना, वो कंप्लीटली जल्दी पकड़े गए, एक चीज़। और दूसरी चीज़ थी कि उनको अब एक्सपोजर, अब जैसे अब एक किसी को हुआ तो पता लगा पूरे जो विसिनिटी को जो है आपने सील किया, पता लगा कि एक महीने के अंदर आपके 6000 लोग क्वारंटीन में पहुंच गए, और पता लगा कितने 20 लोगों को कोरोना है। शुरू में जो था 200-300 लोगों का था, मैं वही कह लेकिन रहा हूं, उस टाइम कहीं में ना- 6 लोग क्वारंटीन था। थोड़ा सा कहीं- इसमें मैं ये कहना कहीं चाहूंगा ना कि कहीं हाँ, तो ये- हमारे पास जो हेल्थ फैसिलिटीज आगरे में अवेलेबल थी, उनको शायद हम लोग उस पेस के और स्ट्रेंथ के साथ हम नहीं यूज कर पाए, और प्राइवेट और जो डॉक्टर्स का और उनका सबका क्लिनिक्स ऑफ किए गए, तो वो भी एक प्रॉब्लम था, क्योंकि उसकी वजह से हम लोग को भी बहुत दिक्कत हुई कि हम लोग भी पेशेंट्स को, नॉन कोविड पेशेंट्स बहुत ज्यादा निगलेक्ट हुए, क्रिएट कर दिया गया, तो केओस बहुत सारी था, clinics बंद हो जिसकी गई। वजह से कि तो डॉक्टर साहब, एक IMA एक संस्था है, आप लोग मतलब पूरे शहर को देख रहे हैं, और सबसे ज्यादा रोल डॉक्टर्स का ही इसमें रहने वाला था, और क्यों नहीं ये आवाज उठी? देखिए, नहीं, मैं आपसे जो भी आपने कहा खुलकर्णी का, मैं उस पर बोल देता हूँ। जी, जी। जिस प्रकार लोगों को क्वारंटाइन किया गया इनिशियली, चाहे हम पारस हॉस्पिटल की बात करें, चाहे हम SR की बात करें, चाहे हम शारदा जो वहाँ यूनिवर्सिटी में वहाँ पर पेशेंट्स रखे गए, या अन्य जगह रखे गए, सब जगह कहीं ना कहीं जो आप बता रहे हैं कि अगर chaos था, डर था। 500 लोग जी, अगर जी। एक मिला तो आपने अगल बगल के 500 लोग वहां पर रख दिए, जी, या जी। 1 या 2 या 5 थे, उन्होंने 500 को भी इन्फेक्ट कर दिया। पहले किया और अब नहीं कर रहे हो।
तो जी, अब तभी तो इसी ये इसी एक- इसी एक- प्रकार हाँ, ये पारस में बिल्कुल। कितना बड़ी जी। गलती करी थी प्रशासन ने, लेकिन डॉक्टर जी, साहब ये कहीं से आवाज क्यों नहीं उठी? तभी तो कहाँ उठी आप मुझे बताइए? IMA भाई- हर एक की तो प्रशासन के सामने जब पैंडेमिक होता है, एक तो पैंडेमिक के टाइम में आप जानते हो डीएम को पूरी पावर है, एक चीज। दूसरी चीज ये बता रहा हूँ, हम लोगों के यहाँ मीटिंग्स में डॉक्टर साहब शहर आपका है, शहर हमारा है, अगर कुछ गलत हो रहा है आप कहो कि साहब अब आपकी बात ठीक है, आप अपने जनप्रतिनिधियों को कह सकते थे, आप में ठीक है, मैं आपकी बात समझता हूं। देखिए कहीं ना कहीं डॉक्टर भी हम लोगों मतलब का एक्चुअली मैं ये कहूंगा अरे कि बात सुनो, आप ये सोच लो कि पूरी मतलब प्रशासन जो है, पूरा प्रशासन जो शासन जो है वो बीजेपी का है यहाँ पर, है ना? असल में और डॉक्टर साहब उसके मुझे जो लगता बावजूद है भी मतलब- यहाँ शुरू से सब कुछ गलत होता रहा, जो मुझे लगता है, बिल्कुल आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट। नहीं नहीं, you are जो पक्का right। जो 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 आज आगरा जिस स्थिति में है, मतलब शायद हम लोग बहुत कंफर्टेबली जैसे और शहर होते, लेकिन मुझे यहाँ ये पर कहने में शुरू से कोई- और आखिरी तक सब कुछ गलत होता है। राहुल जी, मुझे ये कहने में कोई ये अफसोस ये नहीं आप है। ठीक कह रहे हो, मैं कह रहा क्योंकि हूँ कि क्वारंटाइन का इवन हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स की भी ऑडियोज आई, ये आया कि वो हॉस्पिटल के कितना अंदर का वो जैसे बता रहे थे अब लोग। even नहीं, डॉक्टर अभी भी साहब ये- फॉर एग्जाम्पल even देखिए, अभी भी- ये तो एक बड़ा हर कोई बच्चा भी जानता है, अगर मान लीजिए कोई फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल में कोई केस कहीं भी हो जाता है तो उसको 48 घंटे तक बंद करके सैनिटाइज किया जाता है और फिर उसको खोला जाता है। आप छोड़ यहाँ दो, तुम यहाँ हम पारस में हमको वहां पर आप मतलब 30-40 दिन तक आप पारस में ही लोगों को भेजते रहे जो पूरा इन्फेक्टेड था। तो भाई जहां भी वो जो भी वहां जा रहा है वो इन्फेक्ट ही हो रहा है। अच्छा नहीं, और फिर या मतलब क्या मजाक बनाकर रख दिया और कोई कहने वाला नहीं ये था थोड़ा इसको? सा हाँ, या इसको फिर कह सकते हैं कि आपको सील कर दिया। एक बहुत अच्छा डिसीजन, वाइज डिसीजन नहीं अच्छा थे ये। डॉक्टर साहब, इससे गलत क्या हो सकता है? ये- ये तो बड़ी बेसिक सी बात है। जी, आप वहां पर इन्फेक्टेड जगह में आप और सब लोगों को घुसाए जा रहे हैं, वो चाहे इन्फेक्ट हो चाहे नहीं हो, तो वो तो फिर इन्फेक्ट हो गई होगा। ये भी हुआ और क्वारंटाइन के लिए भी एक ही बस में भर के ले गए, ऐसा भी मेरे सब कुछ मित्रों इसी ने तरीके से किया। बताया। हाँ, तो वहां शारदा में इतना बुरा ट्रीटमेंट सबको मिला, इतने बुरे हालात रहे, यार, लेकिन अभी भी दुर्भाग्य देख लो इस यार, शहर का। अभी भी देख लो, मुझे ये कहने में बड़ा मतलब शर्म, अब क्या कहूँ मैं। देखिए ऊपर से पैसे आने में कोई कमी नहीं रही, लेकिन हमारी प्रायोरिटी मतलब जो थी, अब मैं वही वाली बात है ना, डॉक्टर साहब लेकिन कोई कुछ कहता ही नहीं है शहर में। अब कह आईएमए की मीटिंग्स होती रही बराबर, और आईएमए हमेशा फोर्सफुली कहता रहा कि सर हम लोगों की क्लिनिक्स, हम लोगों को सर्विसेज करने की इजाजत दी जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से कभी उसको देख रहे हो कि आप जितनी चीजें हो सकती थी होती हुई भी, मतलब यहाँ पर हर एक की नीचे से लेकर ऊपर तक हर एक की प्रायोरिटी अलग है, एक चीज। और अब तो कुछ सिस्टम इस तरह से हो गया है कि आदमी ये सोचता है जैसे ना मैं कुछ भी कर रहा हूँ, और मतलब जैसे ना मतलब कबूतर ने अब आंख बंद कर ली तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी जी, ऑस्ट्रिच की सब बात थी बिल्कुल। डॉक्टर अरविंदन, अब जो वर्तमान परिस्थिति, जी। जो वर्तमान सिनेरियो है, लॉकडाउन खुल गया है। देखिए पहले तो धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे थे, अब नेचुरल है कि जैसे कि आपने बताया कि इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब आप क्या देखते हैं, आदमी क्या सावधानियां बरते जो अब वर्तमान में डिसीजंस लिए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा? देखिए लॉकडाउन तो हमें खोलना ही था और ये भी संभव नहीं है। मैं फिर उस पर कहता हूँ, मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट, इतने लंबे लॉकडाउन का हमें नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। आज हम उसको खोल रहे हैं, हम फिर वही स्थिति में आने। तो अब क्या सिनेरियो देख रहे हैं और मतलब आदमी कितना डरे या क्या करे? अभी भी बड़ा कंफ्यूजन की। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कोरोना फोबिया तो देखिए अब भी है, हम डॉक्टर्स में भी है और मरीजों में तो है, अभी भी है, डॉक्टर्स में तो बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा। तो अब हम लोगों को एक्चुअली इसके साथ हम लोग यही अभी डॉक्टर चतुर्वेदी से भी डिस्कस यही कर रहे थे कि हम लोगों को अपना लाइफ स्टाइल चेंज करते हुए और अब सावधानी के साथ जीना होगा, क्योंकि मोदी जैसे कहते थे जान है जहान है, जान है, जान भी चाहिए, जहान भी चाहिए, जान और जान दोनों चाहिए। लेकिन पहले अब जान मांगते रहे, अब हाँ, जान भी मांग रहे हैं, जब हाँ, उन्हें लगा कि अब जो है ना, जान जहान तो सब जैसे सलामत है, भगवान सलामत रखे हम लोगों को, और साथ ही साथ सुरक्षित जीते हुए हमें निकलना है। और ये पीरियड जो अभी है, ये हमें जो है कम से कम अभी जब तक वैक्सीन श्योर शॉट नहीं आ जाती या एंटीवायरल ड्रग नहीं आती, हाँ, तो साल भर तो लग सकता अभी है, तो हमें अपना बहुत टाइम लगेगा। अपना सेफ्टी, है तो आरएनए वायरस की वैक्सीन इसलिए आसानी से नहीं बनेगी। मैं कह रहा हूँ, तो उसमें टाइम लगेगा, हमें जी। उसके साथ जीना है। जी। तो अब देखिए डॉक्टर साहब, लॉकडाउन का जो एक बेसिक सब जगह जो होता है, ये होता है कि आप अपनी मेडिकली अपनी फैसिलिटीज तैयार कर हाँ, लें। अब हमको, लेकिन क्या हम लोग तैयार हैं? आगरा की मैं बात करूं, नहीं, चाहे हमारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज हो या हमारी प्राइवेट फैसिलिटीज हो, आर वी रेडी हम उस फेस करने के लिए जो इन्फ्लक्स अब जो हो सकता है, संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, नहीं, क्या हम अब- तैयार हैं? अब मैं इसमें एक बात कहूंगा, अब इस समय ज्ञान जो है
वो पब्लिक के पाले में ज्यादा है। पब्लिक और- के पाले में कहाँ है डॉक्टर साहब आप, ये क्या बात हुई? मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लो, पूरा सुन लो। और ऐसे वाली क्यों, देखिए हमें इस समय पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा। अब ये प्रशासन तो वाले जो अवेयर, कर अब रहे- तो साहब ये तो बहुत अवेयर है पब्लिक तो, नहीं। लेकिन अवेयर है और बेवकूफ भी है। अब उसका कोई इलाज नहीं है वही साहब, तो उससे इसलिए- आप तो इसलिए हम ये- 2.5 महीने में घर पे अवेयरनेस ही करते रहे और करा क्या है साहब? ये किया नहीं, वो तो किया, आप ठीक कह रहे हो। बस 2.5 महीने में इतना हुआ। लेकिन- अब इतना हुआ कि हम लोग थोड़े से अब इम्यून मतलब एक्लेमेटाइज हुए, एक थोड़े से एक्लेमेटाइज हुए, और दूसरा ये हुआ कि अब जैसे ये मास्क भी हमारे पास जो बाहर से मंगाना पड़ रहा था, अब कम से कम ये लगाने के लिए हिंदुस्तान में मिल रहा है। सैनिटाइजर ब्लैक हो रहा था और मास्क बोतल हमने खरीदी तो कम से कम अब 150, 200, 250 अच्छा मिल रही डॉक्टर है। साहब, मास्क की भी बात आती है, तो किस प्रकार का मास्क आदमी को, जैसे कहते, कोई कहता है भाई अंगूछा बांध लीजिए, रुमाल बांध लीजिए, क्या होना चाहिए? मतलब नहीं, मास्क की भी थोड़ी सी एक जो बिल्कुल, भ्रांति है या में केवल मोटी मोटी बात ये है कि आपका पहले तो ये मास्क, ये N95 मास्क है, ये थोड़ा सा ये है कि आपको ज्यादा ये आपको जो protect क्लोज करना- कॉन्टेक्ट वाले हैं, जो हाँ, हॉस्पिटल जो- वर्कर्स हैं जो या डॉक्टर- डॉक्टर्स हैं, या उन लोगों को जो- लगाना जो जरूरी फ्रंट लाइन है वो, या हाँ, infected या है। फ्रंट या फ्रंट लाइन में सर्विस कर रहे हैं, लाइक पुलिस मैन भी जो पब्लिक के कांटेक्ट में है, जो- उन लोगों को भी शायद जरूरत है इसकी, हाँ, क्योंकि बस। पुलिस वाले भी हम लोगों के काफी लेकिन बीमार जनरल हुए। लोगों को नहीं मेरे ख्याल जनरल लोगों को जरूरत नहीं है। जनरल लोगों को नंबर 1 लेसन अभी भी वही है, फिजिकल डिस्टेंसिंग। नहीं, फर्स्ट थिंग, वो तो है। मास्क किस तरीके का? मास्क जो है वो 3 लेयर सर्जिकल जो 3 प्लाई मास्क होता है, वो भी ना आप हो, वो नहीं भी ना हो, वो तो आप सिंपली जो आपके पास जो रुमाल है, आपको कुछ ना मिले आपको, तो आप अपने रुमाल बांध लीजिए, फोल्ड गमछा करके- बांध फोर फोल्ड करके 4 फुट, फोल्ड रुमाल फोल्डेड हो, जिससे कि उसमें लेयर्स बन जाएं। मतलब इतना मोटा हो जाए कि वो हाँ, आना जितने जाना लेयर्स हो। होते हैं उसमें से आपका जो वायरस है अभी आपको वायरल पार्टिकल वाली बात, जी। तो उसकी वो percentage कांटेक्ट कम ना हो हो। जाती है, बस। तो एक तो उससे सिंपल जो है- मास्क बहुत जरूरी हो गया है, और सैनिटाइजेशन फिजिकल डिस्टेंस, Physical distance। सैनिटाइजेशन की भी बात आती है डॉक्टर साहब। ये भी बड़ी भ्रांतियां हैं कि कितनी देर ये कोरोना वायरस कहाँ पर, जब रोज नई नई बातें आती हैं कि भाई लकड़ी पे इतनी देर रहेगा, कपड़े पे इतनी देर जीवित रहेगा, और लोहे पर इतनी देर, और एल्यूमिनियम पे इतनी देर। इसके बारे में जरूर कि जब फल, वायरस- सब्जियां- हाँ नहीं, ये सब वैसे थोड़ा सा ज्यादा मतलब हाइप हो रखी है, बस जब वायरस जो है खुले में आपका रह गया, चाहे वो सब्जी पर है, चाहे वो किसी प्लास्टिक उस पर है या मेटल पर है, अब 1 घंटे के बाद जो है ना उसकी विरुलेंस ही खत्म हो जाती है, उसकी मतलब वायरस इन्फेक्टिविटी रहेगा। खत्म हो जाएगी। इन्फेक्ट करना, अब जैसे कि तो मतलब फॉर अब हम एग्जांपल- क्या करें? अब हम क्या करें? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल नहीं, नहीं, मैं आपको सब्जी इस किसी हिसाब ने से ली, आपको बता रहा हूँ कि अब जैसे कि आपने देखा था कि कुछ लोगों को क्या हुआ था, उसकी कोरोना रिपोर्ट वहां तो पॉजिटिव आई, वो वहां तो नेगेटिव आई, और बाद में कराया उसमें तो पॉजिटिव आ गई। आपने ये बहुत हाइप सुनी होगी अक्सर। तो उसमें होता क्या है कि जैसे वायरस जब उस समय आपकी टेस्टिंग की तो नेगेटिव आया, लेकिन जो आपके फैरिंजियल फ्लूइड्स होती है ना, तो उसमें मतलब वायरस के जो डेड रह जाता है। हाँ, और वो भी कैच हो गया, अब वो वायरस दोबारा, और दूसरा वायरस का क्वांटम उतना नहीं आया कि वो उस पीसीआर में पकड़ा गया हो। तो आ गया वो तो मतलब नेगेटिव आ गया ना, वहां तो नेगेटिव आ गया, कोई बात नहीं, नेगेटिव आ गया, लेकिन दोबारा जब टेस्ट कराया ना तो वायरस तो वहां पर था, लेकिन वो वायरस डेड था। पीसीआर जो है ना वो ये आपको नहीं बताएगा कि जब मतलब वो एक्चुअली आरएनए पार्टिकल्स, पीसीआर जो है आरएनए पार्टिकल्स से आपको ये नहीं बताएगा कि वायरस डेड है लाइव, मतलब वायरस बताएगा आपको वायरस। हाँ, लेकिन वो वायरस डेड था। तो डेड वायरस का मतलब ये नहीं है कि वो आदमी कोरोना पॉजिटिव है, बाद में उसकी जो पीसीआर पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं था कि साहब कि वो मतलब पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई। यदि आदमी 14th डे मतलब 10th डे आपका सिम्टम फ्री हो गया, तो इसका मतलब उसके अंदर वायरस है भी, तो वो उतना विरुलेंट नहीं है, विरुलेंट नहीं, इन्फेक्टिव उतना नहीं है। इनफेक्ट नहीं। नहीं तो अब फिर उसी बात पे मैं आ जाता हूँ। तो क्या हमें इस बात से मतलब, अब हम जनरली देखा है घर में महिलाएं गृहिणियां हैं, वो दिन भर कभी हैंडल साफ कर रही है, कभी शीशे साफ कर रही है, कभी यही सब होता रहता है सब, मतलब इतना ज्यादा, तो क्या करना चाहिए यार? मतलब नॉर्म्स क्या है? ये थोड़ा नॉर्म्स देखिए ये है कि अब मैं थोड़ा सा बताना चाहता जी, हूँ। जी। नॉर्म्स तो ये है कि आप अगर एक तो घर में जितने एक्टिव लोग हैं जिनको जाना है वो बाहर जाएं विद कोरोना किट। कोरोना किट का मतलब ये हो गया कि मास्क आपके पास होना चाहिए, ग्लव्स अगर आप बियर कर सकते हैं तो ग्लव्स पहनिए, सैनिटाइजर रखिए साथ में। ये तो चीज़ आपकी कोरोना किट बाहर जाने के लिए आपकी हो गई। अब घर के अंदर जो प्रॉब्लम शुरू हो रही हैं वो प्रॉब्लम्स हैं कि जो बाहर की मेड सर्वेंट्स आ रही हैं या बाहर का जो बंदा आ रहा है, सामान आ रहा है, तो उसमें एक पॉसिबिलिटी है कि वायरस आपके घर में एंटर कर सकता है ना। लेकिन आप जो ओपन बाहर के जो डोर्स हैं जो फ्रिक्वेंटली हर आदमी टच करता है, उनको आप सैनिटाइज कर सकते हो, हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज कर दीजिए, या एल्कोहलिक जो सैनिटाइजर्स हैं उनसे सैनिटाइज कर दीजिए। बीच में कुछ दिनों ये भी टेलीविजन और अखबारों में आया था, WHO ने कहा है कि सैनिटाइजर का कोई फायदा नहीं है। जिस प्रकार से हम लोग
बॉडी मतलब तो सैनिटाइजिंग टनल्स बन गई हैं या वो बन गई तो हैं। वही वाली वो बात है कहते हैं ना। कि उससे नुकसान हो रहा है, मतलब नहीं, ऐसी उसका कन्फ्लिक्टिंग है, लेकिन बट इट इज थियोरेटिकली देखा जाए तो बस ये है कि अगर किसी ने इमीडिएटली कांटेक्ट किया और उसने अपनी नाक को या मुंह को छुआ हुआ था, फिर आपके हैंडल से लगा दिया, तो एक सैनिटाइज करने से क्या है कि एटलीस्ट उसका विरुलेंस खत्म कर दिया आपने, उसको पार्टिकल्स उसके वहां पे वॉश आउट हो गए, है ना। लेकिन बट वी कांट माइक्रोस्कोपिकली उसको नहीं देख सकते कि लोग चिपका कहते हुआ हैं है। घर में भी पोछा भी उससे हाँ। लगाना चाहिए, तो क्या वो पोछा, देखिए पोछा तो वही एक मॉपिंग का तो एक पार्ट है। मॉपिंग में हाइपोक्लोराइड डालते हैं तो ये है कि जो शेड का मान लीजिए किसी घर में कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो हो सकता है उसके जो सिक्रीशंस गिरे हों, तो उसके लिए मॉपिंग हाइपोक्लोराइड से होनी जरूरी है। लेकिन रूटीन में किसी में नॉन कोविड कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है, तो वहां आप सिंपल अपना जैसे पोछा लगाते हैं वैसे लगाइए। फिनाइल डालते हैं मक्खियों को भगाने के लिए, फिनाइल डाल दीजिए। समझ लीजिए आप बेसिक थ्योरी केवल जो मैंने अभी आपको बताया था इतना, जो मतलब वायरस पार्टिकल वाली बात, वो वाली बात हो गई। अब उसमें केवल ये है कि आपको केवल इतना देखना है कि हमारे घर के अंदर यदि किसी आदमी को जुकाम खांसी बुखार हो रहा है, वो अपना मास्क लगा के रहे, वो अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट, थोड़ा सा कोशिश रखो, थोड़ा सा क्वारंटाइन मतलब अलग अलग हो जाए। हाँ, that is a सबके- sort of- आपके यहाँ काम करने वाली नहरी कोई आ रही है, आप एक मास्क उसका जो है एक बिल्कुल मास्क जो है, बिल्कुल रखना पड़ेगा। अलग वहीं रख दो, हाथ तो धुलवाइए, जब उसको तो अंदर सैनिटाइज कराइए। घुसेगी, अपने हाथ साफ धुलाओ। सैनिटाइजिंग तो एक सिंपली जब करिएगा आपको मतलब हाथ धोने का मौका नहीं मिलेगा। एक हाँ, जी जी ये भी मैं मतलब साबुन से हाथ धोना ज्यादा फायदेमंद है या वही सैनिटाइज? फायदेमंद है, वही डेफिनेटली बात। साबुन ये से तो हाथ धोने ज्यादा ये तो फायदेमंद मंजूरी ज्यादा वाली बात है। फायदेमंद है। तो मतलब अगर आप मंजूरी वाली जहाँ बात है, आपको साबुन मंजूरी उपलब्ध है तो वाली आपको बिल्कुल साबुन से हाथ धोना साबुन से हाथ और धोइए, वो भी 20 से 30 सेकंड मतलब 20 से 30 वो सेकंड तक पूरा धोते रहें। बिल्कुल स्क्रब ये तो ढंग से होना ये तो चाहिए। आप जब आपका कुछ नहीं है, आपका कोई साधन नहीं है, तो आप उस समय इसको यूज कर लो, इसका वो ज्यादा वो नहीं है। दूसरा देखिए, आप यहाँ काम करने वाली जो भी आ रही है मेहरी वगैरह, उससे एक मास्क बोले ये मास्क से रखा हुआ है, मास्क पहन, हाथ साबुन से धुलवाओ, काम करे, ये वाला मास्क यहीं पे ये उतार। आजकल तो यहाँ गाउन्स भी दे रखेगा देते हैं और लोग, दोबारा या फिर उनके कपड़े जो हैं सेपरेट रखे हुए हैं, वो वहीं पहना उसने, वहीं कपड़े उतारा। तो ना भी, लेकिन मास्क मास्क और हैंड हाइजीन तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही। अपना मास्क बना दो, उसको मास्क दे और दो, हैंड हाइजीन। वहीं पर मास्क रख दो और वहाँ पे हैंड हाइजीन कराए उसको। और उससे ज्यादा जैसे हम लोग लेडी होते हैं ना, ये साफ कर, पास में उसको लगे हुए हैं, दूर से अपना जो है 6 फीट के साथ दूर से अपना काम करे, क्योंकि वो आपका लिए कैरियर भी बन सकती है, वो एसिम्प्टोमेटिक भी होते हुए आपके घर में। तो डॉक्टर साहब देखिए, इन सब चीजों से ही तो डर बढ़ता है। अब क्या करे आदमी, मतलब बस ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हो काम जाएगा, करने हो वाले जाएगा। ना ये रिफ्लेक्स देखिए। अब क्या करोगे साहब? अब बेसिकली वो धोएगी तो वो अगर मान लो बर्तन धोने वाली है तो बर्तन तो धोएगी साहब, कॉन्टैक्ट में तो आएगी, कपड़े धोने वाली है तो कपड़े धोएगी। तो अब बर्तन धोएगी ना, उसके बाद वो बर्तन जो 6 घंटे तो आपके रखे रहे। डॉक्टर साहब 6 घंटे बर्तन कहाँ रखे रहते हैं घर में? धुलने के बाद धुलने के बाद 6 घंटे कहाँ रखे रहते हैं साहब? क्यों? मतलब तो कितने सेट बर्तन होंगे? ये प्रैक्टिकल चीजें नहीं है साहब। वो तो सर, चलो खैर आपकी बात, लेकिन वो है कि अगर वॉश आउट हो गया है तो ये जरूरी नहीं है कि और उसके भाई देखो, आप ऐसे सोच लो, अब अल्टीमेटली डॉक्टर साहब जो मुझे लगता है, देखिए ठीक है, सावधानी जरूरी है, दुर्घटना हटी, वो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, लेकिन बात वही है कि अल्टीमेटली जीना तो उसके साथ पड़ेगा साहब। बस, लेकिन अब 2-3 चीजें मैं आपसे कह रहा हूँ अरविंद जी। मान लीजिए जैसे आज जो कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं साहब, हमको ये बताया कि हम काफी लोगों से मिले जो ट्रीट होकर आए, जो हॉस्पिटल में रहे, वो कहते हैं कि हमें कोई दवाई नहीं दी गई, हमें कुछ भी नहीं दिया, और मतलब कई लोगों तो एक गोली भी नहीं दी गई और वापस आ गए और ठीक हो गए। हाँ? कुछ 12 दिन, 15 दिन, 16 दिन, जितने दिन भी रखा, जी। कई लोगों को बहुत दिन भी रखा, काफी सारे यहाँ जी, जी। मैनेजमेंट भी तो रहा। वही तो मैं तो बात कर रहा था, अल्टीमेटली तो ये अब panic जो हुआ ना, वो नहीं होना चाहिए तो था, जो हुआ अब वो तो हो गया, अब हमें आगे चलना है इसके। जी जी जी। तो सो अब उसका क्या इलाज है? देखिए, एक तो डॉक्टर साहब, अब जैसे मान लो घर में हो जाता है, हम कहते हैं जैसे दिल्ली में अब केजरीवाल जी रोज कह रहे हैं वहाँ आप ओवरलोडेड हो गई है मेडिकल फैसिलिटीज, कि आप घर में क्वारंटाइन हो जाइए, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक है तो वहीं पे इलाज कर लीजिए। तो अगर हम यहाँ पे आगरा की अगर हम बात करें, ऐसी स्थिति आती है, तो आप पेशेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एडवाइस ये बड़ा बढ़िया सवाल है, क्योंकि अभी मैं यहाँ आने से पहले भी मेरे एक मित्र का फ़ोन आया, उनके कोई नियर डियर थे पास में, उनको है दिल्ली में जाके कोरोना पॉजिटिव निकला, तो वो थोड़े पैनिक हो गए क्योंकि उनकी फैमिली का वहाँ आने आना था थोड़ा सा। तो मैंने कहा आप थोड़ा सा सावधानी रखिए अपने आप को, थोड़ा सा अब बेसिकली हम लोगों को स्ट्रेस, होम क्वारंटाइन, और जो अब जिनके यहाँ रूम्स हैं सेपरेट, और जैसे कि स्वाइन फ्लू में भी हम लोग करते थे कि होम आइसोलेशन में ट्रीटमेंट देते थे। ज़रूरी नहीं था कि उसको हम
वहाँ पे हॉस्पिटल भेजें। स्वाइन फ्लू को भी हमने घर पे ट्रीट किए बहुत से पेशेंट हमारे, जिसमें कि हमने उसका डिटेक्ट किया और पीसीआर होने के बाद फिर हमने उसको टेमीफ्लू अरेंज करवाई हॉस्पिटल से, जैसे हम लोगों को मिलती थी। वो क्या करे, वो मतलब अगर मान लो प्राइवेट उसने कंसल्ट करना है तो आप लोग को फोन पे बात फोन करें, पे। आके दिखाएं। बेस्ट तो फोन पे ही है, क्योंकि क्लिनिक में अगर आएंगे वो तो हो सकता है डॉक्टर पता वो क्या उसको क्या परेशानी नहीं, है, वो तो अगर फिर अगर आपको अगर बताएंगे। पॉजिटिव, मैं आई एम टॉकिंग पॉजिटिव पेशेंट। अब पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए अगर मेरा अगर मान लीजिए कुछ परेशानी है तो वो अगर मैं प्राइवेट लैब में वो जाके टेस्ट कराता है, इंडिकेट की इज पॉजिटिव, वो एक अभी प्रॉब्लम, वो एक प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए अभी भी, जिसकी वजह से हम लोग बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ धर के। प्राइवेट लैब्स खुलती हैं फिर बंद कर दी जाती हैं। ये एक प्रशासन का थोड़ा सा हमारा सहयोग इसमें कम है। समझ में आ रहा है जो इस समय जो हम लोग करना चाहिए। पर एक शुरुआत करते हैं साहब, जैसे एक पेशेंट है, मतलब किसी कोई आदमी हुआ, एक कोई बंदा है, उसको आज बुखार हुआ, जुकाम खांसी हुआ है, थोड़ा गले में तकलीफ हुई, 4-5 दिन तक ठीक नहीं हुआ। पहले हम क्या करेंगे, उसकी थोड़ी हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में ये देखेंगे कि वो पिछले 5, 7, 10 दिन में या कहीं फॉरेन ट्रेवल करके दुनिया आया, एक चीज, या कहीं पर कोई बाहर गया हो जिसको मतलब कोरोना पेशेंट के साथ या क्लोज कांटेक्ट तो नहीं हुआ ऐसा, ऐसे किसी पेशेंट से? ऐसा कोई भी क्लोज नहीं, वो तो मैं आपको पूछ रहा हूँ प्रोटोकॉल कैसे आपको करना है, उसमें सारी बातें आ जाएंगी। अब उसके बाद हमने उसको हिस्ट्री लेने में हमको लगा कि ऐसी कोई हिस्ट्री है। किसने ली हिस्ट्री? ये डॉक्टर ने ली डॉक्टर ने या उनके घर वालों ने? वो मतलब मानो जैसे कि अभी जब पेशेंट आया, जैसे उसने नहीं, आपके पास तो पेशेंट आया जब उसे खांसी जुकाम में हल्का बुखार हो गया, तभी तो हिस्ट्री वो आपके पास आ गया, आपने उसकी हिस्ट्री ले ली, चाहे फोन पे ले ली या पर्सनली ले ली। हाँ ठीक है। फिर आप क्या एडवाइस करेंगे उसको? हाँ ये फिर हम ये देखेंगे कि वो कोरोना पहले क्या करेंगे? अगर मान लीजिए 2 दिन तक बुखार आया, वो आपके पास आ गया, तो मैं कहता हूँ फिर आप क्या करेंगे? आप वो सुनते रहिए पूरी कि उस समय हम ये देखेंगे ये मतलब कोविड सेंसिटिव है, मतलब प्रोबेबिलिटी है नहीं, 2 दिन उसको बुखार आया, 2 दिन पहले 2 दिन बाद आ गया, फिर आपका स्टेप क्या होगा? हमारा स्टेप हम पहले उससे हिस्ट्री लेंगे। ले लिया आपने हिस्ट्री में हमको ये लगा कि ये कोविड जो इसको एक्सपोजर जो है, डॉक्टर साहब अब आप हिस्ट्री नहीं, अब यहाँ पर हिस्ट्री कहाँ है? नहीं, अब आगे बाहर से तो कोई आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, तो कौन सी हिस्ट्री? बाहर से तो किसी कोरोना वाले से तो मिलने नहीं गया, उसको क्या पता? देखिए वो हिस्ट्री तो चलिए बॉस हो गया, उसको क्या लेकिन पता कि साहब वो अब किसको मिलने गया, अब देखिए अब कोरोना वाले से क्यों मिलने जाएगा साहब वो? एक बात सुनो, क्या मालूम नहीं पड़ा अब जैसे मतलब डॉक्टर, अरे साहब अगर उसे पता होगा कोरोना है तो वो मिलने क्यों जाएगा उसको? मेरी बात तो सुना यार, जैसे डॉक्टर अजय प्रकाश को हुआ, अजय प्रकाश को जो 2, 3, 4 दिन 5 दिन पहले चलिए ठीक है, अगर उनसे मिलने गया तो ठीक है, कोई पेशेंट दिखा के आया था, अब उस समय उसको बुखार हुआ तो यार मैं डॉक्टर साहब को दिखाने चलिए वो बात कॉन्टैक्ट हिस्ट्री मिल गई तो बहुत हाईली सस्पिशियस हो गया। आपने उसको बोल दिया कि आप कोरोना टेस्ट करा लीजिए। नहीं कराएंगे, अभी नहीं बोलेंगे, अभी उससे बोलेंगे। हम उसको जो है जो कोरोना की जो प्रिवेंटिव प्लस जो एक प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट है, क्या है वो शुरू कर देंगे। हम उसको देंगे कि एजिथ्रोमाइसिन कि मतलब 500 mg 1 OD फॉर 5 days, HCQS वो 400 mg 1 BD फॉर फर्स्ट डे, देन 1 OD फॉर 5 days। साथ में हम उसको जो है जिंक और देंगे। जिंक जो है दैट इज वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी। फीवर उसको चल रहा है तो वो उसको देंगे। तो ये तीन बेसिक दवाइयां यही ट्रीटमेंट का बेसिक प्रोटोकॉल हर हॉस्पिटल में यही है ट्रीटमेंट है। अब आप जो पूछ रहे हो सवाल, अब हमें थोड़ा सा अब पेशेंट्स के अलार्मिंग उसको बता देनी है कि अलार्म, एक तो सबसे पहले तो हाईली जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, पहले से जो आपने बताया कि कोमॉर्बिड वाले पेशेंट्स हैं, दे आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग वायरल निमोनिया, जिसमें कि ARDS होगा और उसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। ये कब होता है सर? ये देखिए डिपेंड करेगा आपकी इंडिविजुअल इम्यूनिटी और सबसे इंपॉर्टेंट, और उसके साथ अगर कोमॉर्बिड आपकी अनकंट्रोल डायबिटीज है, पहले से ही आप इम्यूनोसप्रेशन लिए हुए, तो आप बहुत ज्यादा रिस्क पे हो कि आपको कभी भी निमोनिया बन सकता है। तो उसके लिए तो जैसे हमने बताया कि SpO2 हम लोग देखते हैं कि भैया अगर सांस फूल रही है तुम्हारी तो इट इज अलार्मिंग साइन। इसका मतलब ये है कि आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से या हॉस्पिटल से कांटेक्ट करना है। यू शुड चेस्ट एक्सरे कराएंगे। चेस्ट एक्सरे में हेजीनेस दिखाई देती है हम लोग इनिशियल स्टेज में, कभी कभी चेस्ट एक्सरे भी इतना फ्रूटफुल नहीं होता है, हमें पता है। CT चेस्ट जो होता है वो हमेशा क्लियर कट ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिखाई देता है, वो हम उससे पता कर लेते हैं कि हाँ ये बायलेटरल इसको, तो ये उसको कराएंगे जिसको कोमॉर्बिडिटी बेसिकली कोमॉर्बिडिटीज एंड अलोंग विद दैट उसका डिटोरिएशन ऑफ कंडीशन हो रहा है, उसकी जनरल कंडीशन डिटोरिएट हो रही है, उसको सांस फूल रही है, उसका स्टेमिना कम हो रहा है, SpO2 गिर रहा है, तो दे आर द केसेस जिनको की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। अब उसमें हॉस्पिटलाइजेशन में आते हैं तो उसमें हम बता देते हैं थोड़ा सा आपको कि हॉस्पिटलाइजेशन में इनिशियल प्रोटोकॉल ये है कि हाई नेजल फ्लो ऑक्सीजन दीजिए,
हाई 5 लीटर 10 लीटर्स पे ऑक्सीजन लगाते हैं, उस पर फिर देखते हैं अगर पेशेंट सेटल हो रहा है, उसके अंदर और सिम्टम्स नहीं बढ़ रहे, लंग्स कंप्लायंस अच्छा रह रहा है उसका, उस पर कंट्रोल है, तो इट्स ओके। उसके बाद भी कंडीशन उसकी डिटोरिएट होती है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने लगती है, उसको डिस्निया और बढ़ने लगता है, आवाज़ बोलने में भी तकरा है, तब उसका इंडिकेशन बनता है कि वेंटिलेशन अब चाहिए। वेंटिलेशन में इन्वेजिव वेंटिलेशन का जो WHO प्रोटोकॉल है, इन्वेजिव वेंटिलेशन मीन्स ट्यूब वाला वेंटिलेशन ही रिकमेंडेड हुआ है। हम लोग नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन भी यूज़ करते हैं जिसमें कि मास्क लगा देते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि उस मास्क के जरिए बहुत ज़्यादा क्वांटम ऑफ वायरस आसपास फैलता है। तो अगर हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में अगल बगल वाले पेशेंट्स अगर विदाउट वेंटिलेटर हैं तो उनके लिए वो खतरा बन सकता है। तो आइडियली लेकिन इन्वेजिव वेंटिलेशन ही होना चाहिए। अब एक स्टडी और हुई है अलग, इसमें एक स्टडी क्या हुई है कि वो जो कहते हैं कि आप जो है जो वेंटिलेशन, जिन पेशेंट को वेंटिलेशन पर रखा है, अब इटली के अंदर जो स्टडी हुई है कि वेंटिलेशन पे जिन पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा गया उनमें मोर्टिलिटी ज़्यादा हुई, बशर्ते जिन पेशेंट को अपने फोर्स ऑक्सीजन दी, एक स्टडी है, पावर ऑक्सीजन दी। हाँ। नहीं, कई स्टडी है वो अलग अलग जगह उनकी थ्योरी है कि वेंटिलेटर की जरूरत ही नहीं है कोरोना में। वो ये कहते हैं कि ये जो कोरोना जो हो रहा है, क्योंकि वेंटिलेटर पे इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं वेंटिलेटर ट्यूब डालने पे। ये जो इसमें जो कोरोना जो मतलब हो रहा है इसमें लंग्स की जगह है। लेकिन डॉक्टर साहब चलिए, ये तो स्टडीज हो गई, हम अभी जो यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है, मैं मेडिकल फैसिलिटीज की बात पे आ जाता हूँ। अब चलिए, ये तो हमने एजुकेट जितना कर सकते थे कर दिया, आप लोग ने भी किया, गवर्नमेंट ने भी किया, हो भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी हो रहे हैं, लेकिन अब हम फैसिलिटीज पे आ जाते हैं। देखिए, अब ये बढ़ना तो है, ये तो आप लोग सहमत होंगे इस बात से, क्योंकि अब ये लॉकडाउन खुला है, लोग कैरियर होंगे जो घूम रहे होंगे, लोगों को संक्रमित करेंगे और ये बढ़ेगा। तो आर वी मेडिकली रेडी फॉर दैट? मतलब हमारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज की अगर हम पहले बात कर लेते हैं, आप लोग को सब जानकारी है, क्या हमारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज आगरा की रेडी हैं उस लेवल पे कि जो अगर बढ़े तो हम इसको टैकल कर पाएं? जो हम लोगों के CMO लेवल पे जो आता है वो आता है, तो उसमें अभी भी वहाँ शॉर्टेज ऑफ वेंटिलेटर है हमारे मेडिकल कॉलेज में, लेकिन साथ के साथ हम लोग वेंटिलेटर शायद अभी तक कोड जो आ रहा है निकल के आ रहा है 12-14 वेंटिलेटर टोटल हैं शायद हॉस्पिटल में। लेकिन अगर पेशेंट्स का एकदम बहुत ज़्यादा एक्सेस में पेशेंट आए तो ये सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी हमारे लिए। साथ साथ उन्होंने क्या किया है कि कुछ कोविड हॉस्पिटल नॉमिनेट कर दिए हैं, जैसे कि प्रभा को उन्होंने बनाया है और नेती को उन्होंने एज ए कोविड हॉस्पिटल उन्होंने कह दिया कि आप यहाँ पे भी पेशेंट रख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ बेड्स हमारे पास कोविड पेशेंट अगर आप वेंटिलेटर वाले बेड्स मिला के चलें सर, टोटल ICUs जो चल रही हैं हमारे यहाँ मेडिकल मतलब जिला अस्पताल में तो कोई ऐसा मतलब कोविड मतलब वहाँ खाली एसएन मेडिकल कॉलेज में ओनली तो एसएन खाली 100 बेड का एक है, 8 वेंटिलेटर है और 100 मतलब बहुत क्रिटिकल वाले 100 बेड वो है जिन पे ऑक्सीजन वगैरह की वो facility जो कोविड हॉस्पिटल बोल रहे हैं वहाँ पे क्या फैसिलिटीज है? कोविड हॉस्पिटल में वेंटिलेटर होंगे वो 8 वो तो 10 आज ही 12 तो हुए ना। जो चुने हुए चुनिंदा बाकी फिर वो कोविड हॉस्पिटल ऐसा है उसमें क्या है? बस उसमें ये कि आपको जो आपकी जो केयर मतलब है उसमें जो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है L1 वाला L3 वाला आपकी ऑब्जर्वेशन बस ये है। और जो आप पॉजिटिव आपको प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें आप ये दवाई देते हैं, बस ये जो मेडिसिन जो अभी मैंने आपको बताई थी वो सारी मेडिसिन चल रही। तो डॉक्टर साहब, लेकिन अब जैसे अब वो तो जनरली हम ये देखते रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट फैसिलिटीज से बहुत सेटिस्फाइड नहीं होते, जनरली लोग बहुत अच्छी भी नहीं होती है केयर वहाँ पे, तो आदमी प्राइवेट ट्रीटमेंट कराना चाहता है। लेकिन अगर हम अभी आगरा की बात करें तो आगरा में तो अभी कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में प्राइवेट ट्रीटमेंट नहीं हो रहा और प्राइवेट को अभी अलाउ भी नहीं करे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने रेड जोन, ग्रीन जोन और ट्राई करके एरिया डेवलप करना शुरू किया है हॉस्पिटल्स में। लेकिन हॉस्पिटल में भी अभी कोविड हॉस्पिटल रखने का अभी किसी को ऑथराइजेशन नहीं हुआ है सच। कुछ प्रभाव और ये नैती मैं बता रहा हूँ, इसमें शायद कुछ उन्होंने कोविड अगर चाहते हैं जो शहर में रहते हुए अपना इलाज कराना चाहते हैं उनको शायद कुछ परमिशन दी गई है कि आप वेंटिलेशन वाले पेशेंट वहाँ रख सकते हैं, कोविड जिनको वेंटिलेटर चाहिए, केवल नैती एंड दिस प्रभा। तो हम लोग कोई शहर में और एक वो मतलब मूलचंद, हाँ यस मूलचंद, ये जो इधर है तो मतलब हम लोग कोई कोशिश मतलब आगरा में कोई हॉस्पिटल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो लोग कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं कि? प्रयास कर रहे हैं और CMO से और प्रशासन से बात चल रही है कि भाई हमको भी अलाउ किया जाए इसको। लेकिन अब लोगों के यहाँ इंडिपेंडेंट अलग अलग बिल्डिंग्स भी हैं, विंग्स भी हैं, उसमें कर सकते हैं। जैसे रेनबो है, रेनबो के अंदर हमारे यहाँ बिल्कुल अलग अलग विंग्स हैं, 3 विंग्स अलग अलग बने हुए हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने डेडिकेटेड हम लोगों ने विंग एक कर दिया है उसमें। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम वही है कि वहाँ पे, लेकिन अब ये मैं एक अच्छी बात कहूँगा कि वहाँ पे अगर हम टेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं तो वहाँ से टीम आके
और इमीडिएटली उसी दिन सैंपल ले लेती है तो Medical रिपोर्ट college। जल्दी सोशल स्टिग्मा जो है ना, ये स्टिग्मा जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की हुई है। स्टिग्मा तो है ही इसका। और दूसरी चीज क्या है कि नहीं तो क्या स्टिग्मा की वजह से आगरा में कोई हॉस्पिटल शुरू नहीं कर रहे हैं, क्या क्या वजह है? वो भी है, लोग पैनिक है। जैसे रेनबो के बारे में ये उड़ गया कि रेनबो जो है बंद कर दिया बिल्कुल, जबकि वहां पे जो पेशेंट मिला था न्यूरो यूनिट में मिला था, तो न्यूरो यूनिट में उन्होंने उसको सैनिटाइज कर दिया। अब जो कि प्रोटोकॉल हो गया कि 2 दिन आप सैनिटाइज करिए, उसके बाद उसको रीस्टार्ट कर दीजिए। और जो टीम था जिन्होंने उस पेशेंट को देखा है, मेडिकल स्टाफ, जो डॉक्टर्स का टीम था, उनको क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया। उनके टेस्ट ले लिए गए हैं और उनके टेस्ट लेके उनको क्वारंटाइन 2 वीक्स का क्वारंटाइन जो ऑफिशियली इंडिकेटेड है इसमें कोविड में वो अब इसमें मैं एक चीज अवॉइड करूंगा। अच्छा, दिल्ली वगैरह में क्या हो रहा है? दिल्ली में क्या कर रहे हैं वो लोग कि 1 हफ्ते एक टीम को उन्होंने काम कराया, उसके बाद उसको क्वारंटाइन कर दिया 7 डेज, देन दे रिकॉल इट। तो दिस इज अ 7 डे रोटेशन में वो रोस्टर्स लगा रहे हैं, आपका गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। जी। क्योंकि मेरे बेटा अपोलो में काम करके आया, तो अपोलो में बता रहे हैं वो ये ऐसे ही कर रहे हैं कि 7 दिन उनको काम करा है। वैसे टाइम 2 हफ्ते आता पहले, लेकिन क्वारंटीन में ये कि यदि कोई पेशेंट क्वारंटीन में है और 10th डे तक वो सिम्टम फ्री है, तो 10th डे तो इवन टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है उसको दोबारा। और he can be discharged from them. He is febrile, no symptoms, nothing, then he can be discharged. सर एक बड़ी परेशानी ये आ रही है कि अब इस कोविड के बाद, लेकिन उसके बाद भी इंस्ट्रक्शन उसके लिए ये है कि घर पे जाके भी वो 2 वीक्स तक अब होम क्वारंटाइन में रहे। हॉस्पिटल ने रिलीज कर दिया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बेड्स, और बेड्स बहुत ऑक्यूपाई ना करे, इसलिए वो ठीक है। डॉक्टर साहब ये ब्लड प्लाज्मा की भी बात जी होती रही है, जी, अपने आईसीएमआर ने भी कहा है कि भाई ट्राई किया जा सकता है, शायद आगरा में भी परमिशन मिली है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई यहाँ पे अब तक ट्राई हुआ नहीं है ब्लड प्लाज्मा। डॉक्टर अग्रवाल को दिया था, डॉक्टर अग्रवाल ने, लेकिन आगरा में तो नहीं मिला था। नहीं, वहीं से कहीं से अरेंज हुआ था, वहीं से वो उन्होंने लिया भी वहीं पर ही जी, जी, था। हालांकि यहाँ शायद ऐसे मेडिकल कॉलेज परमिशन तो मिल गई, लेकिन शायद अभी तक कोई केस हुआ नहीं। प्लाज्मा थेरेपी अभी हम लोग यहाँ स्टार्ट नहीं करी। इज इट सक्सेसफुल प्लाज्मा थेरेपी? डेफिनेटली अगर अर्ली स्टेज में जहाँ पे कि वो लगता है कि हाइपोक्सीमिया मीन्स ऑक्सीजन लेवल उसका जल्दी जल्दी गिर रहा है और उसको और सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, तो उस पीरियड में अगर हम दे दें तो उसका जो वेंटिलेशन वाला स्टेज आने वाला होता है वो रुक जाता है, हॉल्ट हो जाता है वहीं पे। तो प्लाज्मा से, क्योंकि एक्टिव एंटीबॉडीज जो जिस पेशेंट को कोविड हुआ है उसकी एंटीबॉडीज होती हैं उसमें जो कि उसको काउंटर करती हैं, तो प्लाज्मा देने से सक्सेसफुल हुआ, कुछ में नहीं भी हुआ, कुछ में नहीं भी हुआ। अब वो डिपेंड किया है कि किस स्टेज में। अच्छा, ब्लड प्लाज्मा की मैं बात करूं तो सर एक चीज तो ये भी, क्या जिसको एक दफा हो जाता है ये कोरोना, वो ट्रीट हो जाता है, क्या उसको दोबारा भी हो सकता है? देखिए वो स्ट्रेन का फर्क भी हो सकता है, अभी तक ऐसा रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन वुहान से कुछ आ रहे हैं कि री इन्फेक्ट का इन्फेक्शन है, लेकिन वेरी 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 मिनिमल, बहुत कम है। लेकिन ख्याल से बहुत ज्यादा एकेडमिकली हम लोगों को, हाँ, क्योंकि नहीं, लेकिन डर रहे हैं, मतलब मेरे भी जानने वाले हैं कुछ ऐसे लोग जो वो मतलब 2 महीने हो गए ठीक हुए, वो अभी भी उनके ये दिमाग में कि दोबारा ना हो जाए। नहीं ऐसा नहीं है, अगर क्योंकि एंटीबॉडीज आपके अंदर बन गई और इसकी एंटीबॉडीज का हम लोग ये जो आ रहा है वो ये आ रहा है करीब 2 साल तक के लिए इम्यूनिटी है आपकी। वैक्सीन बनने के बाद आपकी इम्यूनिटी और बढ़ेगी। हार्ड इम्यूनिटी की जो हम बात करते हैं, क्योंकि हार्ड इम्यूनिटी पे बाद में आएंगे डॉक्टर साहब। तो अच्छा, ब्लड प्लाज्मा की बात पूरी कर लेते हैं। तो इज इट सेफ टू डोनेट, मतलब जो ठीक हो गए एक दफा कोरोना, क्या वो सेफली डोनेट कर सकते हैं? उन्हें कोई घबराहट या डरने वाली, कोई परेशानी वाली बात? बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है। जैसे ब्लड डोनेशन करते हैं वैसे आप किसी की जान बचा रहे हो। लेकिन उसमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी बॉडी में वो जो एंटीबॉडी कंसंट्रेशन कितना है कि नहीं है रिक्वायर्ड, तो वो तो फिर एक्सपर्ट्स देखेंगे। बट एनीबॉडी जो ठीक हो गया है वो डोनेट कर सकते हैं, ही कैन फ्रीली डोनेट। और बल्कि इसको हम लोगों को और बढ़ाना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि भाई आप किसी की जान बचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप ठीक हो गए हैं तो आपको अपना डोनेट करना चाहिए। लेकिन ये अभी इसकी बहुत ज्यादा ये जो मतलब थेरेपी है ना, बहुत ज्यादा कंफर्म मतलब प्रेवलेंट नहीं हुई है, क्योंकि इसकी परमिशन भी शायद अभी परमिशन भी लिमिटेड दी है उन लोगों ने, लेकिन दिल्ली में यूज होना शुरू हुआ है, दिल्ली में यूज कर रहे हैं लोग, एंड उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं और सेटिस्फैक्टरी जो है अभी ये सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स हैं। मतलब स्टडी जो प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं हुआ है कि साहब ये ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल कैन फॉलो दिस, वो कहीं मतलब शुरू मतलब एक्सपेरिमेंट अभी चल रहा है, वो देयर इज नो मतलब हार्म नहीं है सर देने में। आप जो हिट एंड ट्रायल ही है अभी तो कोरोना में भी है, जैसे कि ये जो कोरोना ट्रीटमेंट में भी जो एरिथ्रोमाइसिन या जो अब ऐसे तो मतलब कि बांग्लादेश में उन्होंने अभी स्टडी की थी, आइवरमेक्टिन एक डीवॉर्मिंग एक दवा आती है, वो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। आइवरमेक्टिन होती है, वॉर्म्स के लिए देते हैं, और उस पर यूज किया हम लोगों ने। तो अपनी अपनी जगह वो है स्टडी की उन्होंने उसमें एस्पिरिन और नेफ्रोक्सिन एक जो सॉल्ट होता है वो जैसा, और वो तो ये कह रहे हैं कई जगह सर एचसीक्यू के बारे में भी कहा जा रहा है कि एचसीक्यू की कंट्रोवर्सी रही, नुकसान हो रहा है, विड्रॉ कर लिया
वो जो बंद है, अभी उसको फिर लाइसेंस दोबारा में इसको जिन लोगों ने निकाला था उन्होंने बाद में अपने जो स्टेटमेंट को विड्रॉ कर लिया, सिंपली बिकॉज ऑफ कि उन्होंने जो स्टडी की थी ना वो मतलब जो कोमोर्बिड पेशेंट से वैसे लोग थे उन्होंने की। हाई रिस्क मतलब वाले ये कोई पेशेंट। बुराई नहीं है देने में, HCQ देना या, चाहिए। नहीं, ये प्रूव्ड है, सबसे ज्यादा प्रूव्ड यही है। HCQ सबसे ज्यादा जो प्रूव्ड इशू है वो HCQ है, पर्टिकुलरली जो हेल्थ वर्कर है उनको। तो HCQ की कौन कौन सी दवाइयां हैं सर प्रेवलेंट? जाइक्यू के नाम से आती है, HCQS के नाम से आती है, HCQS आती है, और OQCS के नाम से आती है। कई- बेसिकली जो इसके अंदर salt है ना, बीच में तो शॉर्ट भी हो गई थी, वो लेकिन अब hydroxyl इट इज अवेलेबल, मिल जाती है और अवेलेबल है। लेकिन लेकिन ये- ये हार्ट पेशेंट्स के लिए हम लोग क्या जो वो है, क्योंकि साफ- इसमें साफ हमने होगा। हमने ये भी साफ- देखा साफ होगा। मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी था कि एक कोई डॉक्टर थे, ही यूज दैट एंड उनको कुछ एरिथमिया हुआ और उनका डेथ हो गया। असम का कोई था मतलब ऐसा रिपोर्टिंग, क्या जो दोनों दवाएं ना, मतलब ये एजिथ्रोमाइसिन अंडर और अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, मतलब पहली चीज, और उसको एजिथ्रोमाइसिन भी और हाइड्रोक्लोरोक्विन भी। दोनों जो है मतलब हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ने जो दवाइयां बताई हैं वो आप बगैर डॉक्टर सुपरविजन के ना लें। हालांकि दवाइयां ये फायदेमंद हैं, लेकिन फिर भी पूरे सुपरविजन के बाद ही लें। अब डॉक्टर रंजन जी, अभी आप हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। जी 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 अब जैसे कि अभी तक तो कोई दवाई तो निकली नहीं है कोरोना के लिए, और ये बात की जा रही है कि भी धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी और देशों में भी, अमेरिका वगैरह में उस तरफ बढ़ रहे हैं। बात की जा रही है कि हम बॉम्बे में भी उस तरफ बढ़ रहे हैं और सबसे पहले हर्ड इम्यूनिटी मुंबई में ही होगी। तो क्या हम ये मान के चलें कि भाई सब इन्फेक्ट होंगे धीरे धीरे, या ये कहा जाता है 55% इन्फेक्ट हो जाए तो हर्ड इम्यूनिटी हो जाती है? ये हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है? तो हर्ड हमारे इम्यूनिटी दर्शकों को ये का बताइए। मतलब ये होता है कि जो आपकी कम्युनिटी, जो आपकी जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, जिस कंट्री में हैं, तो वहाँ पे जो वायरल कॉमन वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनके काउंटर करने के लिए आपके अंदर एंटीबॉडीज हैं, दैट इज हार्ड इम्यूनिटी। जैसे कि स्मॉल पॉक्स की हम लोगों में हार्ड इम्यूनिटी है, पोलियो की हम लोगों के अंदर हार्ड इम्यूनिटी हो गई क्योंकि हम लोगों के यहाँ वैक्सीनेशन भी हुआ। तो हार्ड इम्यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट, तो इम्यूनिटी तभी आती है जबकि वैक्सीनेशन हो उसका। तो वैक्सीनेशन अभी पाइपलाइन में है, अभी हमें पता नहीं है। लेकिन दूसरा हम जो हार्ड इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं वो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, मीन्स आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में वायरस को एक्सपोजर हो रहा है, तो दैट वे यू आर बिल्डिंग योर हार्ड इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी बन रही है उसकी। तो मतलब जब ज्यादातर हमारी मेजोरिटी इन्फेक्ट हो जाएगी तो हम लोग सब इम्यून हो जाएंगे। लेकिन सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होना चाहिए, वो ऐसा स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन ना हो कि वो वेंटिलेटर पे आ जाए, ऐसा वो तो इन्फेक्शन। अगर कोई बीमार है तो फिर वो हो ही precaution। जाएगा। बट तो हम 60% ऑफ द पॉपुलेशन शुड हैव एंटीबॉडीज फॉर डॉक्टर दैट। साहब फिर हम डर क्यों रहे हैं साहब? सबको नहीं। इन्फेक्ट होना ही है। नहीं, इन्फेक्ट होना ही है, लेकिन हम एक्यूट वाला पोजीशन को अब वो ना हो। तो सौ में से- सौ वो में साहब, अभी हम लोग जैसे- मैं एक जो फोबिया, एक डर या अछूत वाली नहीं भावना करना है, है, नहीं करना तो है, वही वो तो उससे कह तो ऊपर निकलना चाहिए। मतलब अगर हमने सबने ही इन्फेक्ट होना है सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये हुआ है कि हम लोगों को शुरू में जो था ना, ये जो तो फोबिया डॉक्टर साहब हुआ फिर ना, इसका जो स्वस्थ व्यक्ति है, देखिए, तो आप कोई बहुत- बीमारी नहीं है, हाँ। तो वो अगर फ्रीली भी घूमे तो क्या दिक्कत है? स्वस्थ व्यक्ति है, अब उसको कोरोना से उसकी जो 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 mortality उस rate है, पर्टिकुलर वायरस के लिए वो- इम्यूनिटी हो गई, वो नहीं ना, लेकिन स्वस्थ स्वस्थ व्यक्ति को रिस्क तो है। रिस्क तो है, लेकिन उसे 0.8% जो स्वस्थ आदमी है, बिल्कुल, स्वस्थ बिल्कुल। आदमी है, ये तो अब उसको कोरोना होता है तो 100 में से 0.8% जो Mortality। mortality है। तो डॉक्टर साहब अब ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करें साहब? हाँ, ये बताइए। ये- असली मुद्दा ये है। सारी बात यही आती है कि भाई इम्यूनिटी इसमें बढ़ाइए, अब इम्यूनिटी जी, बढ़ाइए। अब इसको हमको काम दवाई करना तो है। कुछ है नहीं। हाँ, अब इसको काम करना है हमको 3 फ्रंट पे। नंबर वन जी जिसको हम लोग बोल रहे हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। जी तो नंबर 1 एक्सरसाइज। जी। हम लोग इतनी कम से कम अब 1 घंटा अपने आप को दें। डॉक्टर साहब निकलने ही नहीं देते घर से, तो एक्सरसाइज कहाँ से क्यों? करेंगे? अरे यार, तो आप घर में योगा करिए, अच्छा। योगा करिए, प्राणायाम करिए। प्राणायाम जो तो आपका फ्रेश जो है- एयर नहीं मिलेगी साहब, तो फिर इम्यूनिटी जो कहाँ? फ्रेश एयर, अरे यार, तो ये तो फिर तो मतलब बहाने वाली हो गई। अरे तो फिर ऐसे हो गई। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ डॉग खोल देना चाहिए। मतलब मैं ये बहाने नहीं बना रहा, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई खोल देना चाहिए। yes, अब स्टेडियम है, लेकिन- पार्क्स हैं, हाँ, yes, लेकिन वहां पे भी हमें कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ही सब कुछ करना वो है। देखिए वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, बिल्कुल। ये सब तो होना ही चाहिए। बिल्कुल नहीं, होना। लेकिन चीज और भी है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको मास्क नहीं लगाना है। एग्जैक्टली, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि है। ऑक्सीजन दर्शकों को आपका- ये भी ध्यान देना है कि हाँ। भाई अगर आप दौड़ रहे हैं और बिना एक्सरसाइज कर रहे तेज हैं वॉक उस कर समय रहे हैं। मास्क बहुत नुकसानदायक है। तेज वॉक कर रहे हैं तो भी आपको मास्क मास्क लगाना है। लगाना ये चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों? पॉइंट है आपका। इसको लेके कुछ डेथ्स भी हुई है किसी कंट्री बिल्कुल CO2 रिटेंशन हो जाता है। N95 लगा के तो आप 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकते।
जी। उसको बीच में उतार देना चाहिए। आपको कोशिश ये करनी बहुत से चाहिए लोग कि आप- कंटिन्यूअस पहने रहते हैं, जैसे गाड़ी में भी जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तब भी मास्क लगाए हुए हैं, तो गाड़ी में अवॉइड वैसे करें। ये गाड़ी पे अगर कोई अकेला जा रहा है तो मास्क लगाने कोई की क्या जरूरत नहीं, जरूरत है? नॉट इंडिकेटेड, मास्क नॉट केवल इंडिकेटेड। वही मतलब अब लगाना है। हमारे अब भाई देखिए बेवकूफियां जो हो रही हैं सब अकेले जा रहे हैं, अब मास्क लगा तो भी पुलिस चालान कर देती है। मतलब अब पब्लिक एक्सपोजर जहाँ पर है, कितनी पब्लिक बेवकूफियां हो रही हैं। एक्सपोजर वहां तो बिल्कुल आपको लगाना पड़ेगा। एक्सपोजर है वहाँ मास्क लगाना है, एक चीज। एग्जैक्टली तो लेकिन मास्क की अपने लेकिन फायदे भी हैं, आप नुकसान भी है। डिस्टेंसिंग करके टहल रहे हो तो वहां जरूरत नहीं, क्योंकि आप वॉक कर रहे हो या जॉगिंग कर रहे हो तो आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन हो सकता है गिर जाए मास्क लगा के, Exactly. CO2 रिटेंशन हो जाए आपका। डेथ्स भी हुई है डॉक्टर साहब, हाँ, ये बिल्कुल, ऑन बिल्कुल। रिकॉर्ड। या। मतलब कंट्रीज में रिकॉर्ड ये हुई है कि बिल्कुल, बिल्कुल। मास्क लगा के दौड़ रहे थे और डेथ हो गई है, मतलब अचानक कोलैप्स कर गए। अच्छा, और देखिए उसमें खास तौर से आपकी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, लंग्स वो प्राणायाम प्राणायाम वगैरह जो है, 5 जो प्राणायाम है, दे आर वेरी यूजफुल। मतलब जो हमारा पहले जो हुआ करते थे सारी चीजें वो पुराने जमाने में सारी बातें ओल्ड इज बैक टू बेसिक सब लोग आ गए। बेसिक्स, बैक टू बेसिक्स। फिर इसके बाद अब आती है बात आपकी कि जैसे हमारी आयुर्वेद के अंदर, आयुर्वेद मतलब जो हमारी रोज की खाने पीने की चीजें हैं, उससे हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। जैसे आप पे समझिए, अब एक चीज बोलते हैं हम लोग जो है इनर्ट इम्यूनिटी। इनर्ट इम्यूनिटी जो होती है ना, जो हमारी बॉडी में कोई वायरस कोई चीज अटैक करती है, जो फॉरेन बॉडी, तो उससे सबसे पहले वो लड़ती है। तो अब इनर्ट इम्यूनिटी जो हर आदमी की अच्छी होनी चाहिए, और इनर्ट इम्यूनिटी जो अच्छी होती है वो आपका सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपका पेट अच्छी होना चाहिए। 80% जो है हमारी इनर्ट इम्यूनिटी जो है डाइजेशन आपका हमारे अच्छा होना अच्छे चाहिए। पेट की अच्छे से होती है। हमारा पेट अच्छे से है, उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो आपको कर्ड लेना चाहिए डेली, दही रोज लेना चाहिए। दही के साथ एक चीज और है, दही को आप पतला मट्ठा बनाए, पतली, उसके अंदर थोड़ा मसाले, काला नमक, जीरा पूरा डाल के आप खाने के साथ आप दही का जो वो लस्सी जो है मट्ठा वो पिए। खाने से आधा घंटा 15 मिनट पहले पानी पिए, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, खाने के बीच में पानी नहीं पिए। आप दही को यूज करें, वो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। दूसरी एक बड़ी अच्छी चीज़ है हम लोग के यहाँ कि लहसुन। लहसुन हम लोग जो है कम यूज करते हैं, लेकिन लहसुन जो है हमारे यहाँ एक इस तरह बढ़िया वायरस है। अदरक भी मैं सब एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, एक चीज़ बता रहा हूँ, सब चीज़ मतलब अब लहसुन का भी है कि बहुत से लोगों को लहसुन अच्छा नहीं लगता, टेस्ट नहीं अच्छा लगता, मुझे भी नहीं वो नहीं लगता, वो नहीं लगता। लेकिन उसका क्या करना है कि आप लहसुन खोलिए, उसके अब एक पीस लीजिए, तो छोटे काट लीजिए, टुकड़े लीजिए, बहुत छोटे मार लीजिए, टुकड़े करके थोड़ी देर आप उसको छोड़ दीजिए। तो थोड़ी देर आप उसको छोड़ देंगे तो वो खुले में रहने से अब एयर के साथ जो है जो कांटेक्ट होके उसके अंदर एक बड़ा अच्छा वो एक डिफेंसिव जो बनता है एलिसिन, वो बहुत इफेक्टिव होता है। तो आप उसको लेकर के मुँह में रखिए और पानी पी लीजिए, खाना खा लीजिए। आप खाना खाने उसके जो छोटे टुकड़े हैं ना, उनको ले जैसे आप टैबलेट गोली खाते हैं, उससे आप पानी पी लीजिए। अब गार्लिक पर्ल्स भी आती है सर, वो अगर ले लें तो गार्लिक पर्ल्स मतलब लोग जो नहीं खा पाते हैं। हाँ वो ले सकते हैं। लहसुन जो है आपका वो आपके वो अब एंटी वायरल भी है, अब एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी मतलब जो आपकी जो पेट के अंदर जितने बैक्टीरिया जो पैथोजेंस है ना उसकी करती है। अच्छा एक चीज़ और भी है कि लहसुन जो है, अब इससे आपकी लहसुन को आपके मतलब कैसे खाना है आपको कि लहसुन आपने खाया, आपको 15-20 दिन बाद आपको पूरी आपकी बॉडी से जो है ना कि एक लहसुन की बदबू मतलब स्मेल से आने लगेगी। आप उसमें लहसुन छोड़ दीजिए, हाँ उससे फिर आप लहसुन मत खाइए। आप जब आपकी बॉडी से लहसुन की खुशबू आने लगे, जब बदबू खुशबू जो भी लोग बोलते हैं पसीने में आ रहा है आने लगे, आप फीलिंग हो, आप उसे छोड़ दीजिए। लहसुन हुआ। फिर आपने अदरक की बात की। अदरक जो है वो तो हमारे यहाँ समझ लो एक तरह से अमृत है जी। और अमृत जो है ना जानवर में नहीं खानी चाहिए, गर्मियों में नहीं। हाँ, अदरक हमेशा खाइए आप हमेशा। और अदरक का बेस्ट पार्ट क्या है कि अदरक को आप मतलब ना कद्दूकस टाइप की जो कर लीजिए और अब 1 चम्मच अदरक लीजिए, जो लोग नहीं खा सकते हैं 1 चम्मच अदरक लीजिए, उसको 5-6 कप पानी लीजिए, उसके अंदर आप बॉईल करिए। पानी जब आधा रह जाए, 2-3 कप रह जाए, उसको आप जो है चाहे थोड़ा सा मतलब गुड़ से ले लीजिए या शहद से ले लेते हैं। जिंजर टी टाइप की बना हाँ, वो लीजिए। तो चाय वगैरह में ले ना लेते लें हैं। तो आप चाय में लीजिए, आप बहुत बड़ी चीज़ है। अदरक कुछ तो ना ले हो तो मतलब जाड़े के दिनों में हम लोग जैसे ना क्या होता है अदरक काट के अदरक को खाई जाए। नींबू डाल दिया, हाँ। अचार वगैरह लेते हैं, तो अदरक खाइए। सिट्रस फ्रूट्स के भी काफी जी, फायदे। सिट्रस फ्रूट का है। बहुत नहीं एक चीज आप देखिए, एक मतलब विटामिन डी का इम्यूनिटी रोल है। डी इज वेरी यूजफुल। विटामिन डी किस चीजों से हमको मिलता है? विटामिन डी नेचुरल तो धूप से है, लेकिन अब इसके अलावा गर्मियां हैं तो इस के समय तो अंदर हम विटामिन डी धूप के लिए ड्राई कहेंगे ही नहीं, लेकिन ड्राई विटामिन फ्रूट्स डी ड्राई फ्रूट से मिलता है, ऑयली जो ऑयली चीजें होती हैं उनसे मिलता है, फैट सॉल्युबल होता है ये। अच्छा लेकिन एक चीज और भी है, विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन और उसकी जो काउंटर बैलेंस जब होती है जब आप साथ में विटामिन ए भी ले रहे हैं,
विटामिन ए के लिए क्या लेना चाहिए? विटामिन ए के लिए जितने आपके पीले फ्रूट्स हैं, पीले वाले सब में जैसे होता है। आम है, ओके। पपीता है, जो ये yellow कोई fruits हैं, टैबलेट्स कैरेट- दवाइयों के कैरेट- रूप में भी सब विटामिन हाँ, सी ये जा सकते ये हैं? आते हैं डी- विटामिन लेने मल्टी- चाहिए क्या? डी तो ले सकते हैं सब। नहीं, लेनी चाहिए। कौन कौन सी क्या? विटामिन डी तो आजकल डी के बहुत सारे लोडेड है, विटामिन डी के तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, सच्चे हैं, नैनो ड्रॉप्स आ गए हैं उसके। बहुत से आ रहे हैं, लेकिन ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन साथ में आप विटामिन ए, अच्छा नहीं तो फिर आजकल- कितना ले साहब? ये मतलब आप ये जैसे क्या प्रिस्क्राइब करेंगे आप? अब कोई आदमी लगा बहुत सारे विटामिन खा लूं मैं ठीक हो जाऊंगा या बड़ा इम्यून ऐसा हो कुछ जाऊंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है जी। कि जो भी आपका नेचुरल फॉर्म में जो ले सकते हैं, वो सीजनल ज्यादा है वो सबसे खाइए। अच्छा है। सीजनल फूड जो वो भी खाइए। आपका है वो खाइए। वो खाइए। खाइए। लेकिन होता क्या है, लोग मतलब कि जाड़े के दिनों में आम ढूंढते हैं कि जरा हम आम खा रहे हैं, सही बात। सब करते हैं ना। सीजनल निकालो, Seasonal। उस समय जो कोई भी फायदा नहीं आपका सीजनल फ्रूट है, आप वो फ्रूट खाइए। आप खाइए। जो भी आपकी सीजनल जो है, जो आपकी जैसे मतलब जाड़े के दिनों में हम लोग मतलब बाजरा खाते हैं, मक्का लेते हैं, ये सब लेते हैं, तो जम्मू जैसी वो तो उस पर्टिकुलर टाइम में वही चीज़ इम्यूनिटी बढ़ाती अच्छा, है। अब आजकल जैसे कि आगे टाइम है तो लोग जो जौ के सतुआ खाते हैं, दे आर वेरी गुड इम्यूनिटी बूस्ट ठीक बात। डेवलप जो है, तो ये चीज आपकी होनी चाहिए। अच्छा, फिर आपकी अदरक हो गई, ये लहसुन हो गई, आंवला 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 इज वेरी आंवला गुड। का तो ऐसी चीजें विटामिन आप सी लो बहुत है लीजिए। उसमें आंवले में। अच्छा, फिर आजकल होम्योपैथिक में भी और यूनानी में भी जो यूनानी दवाइयाँ आ रही हैं, तो आप लीजिए। होम्योपैथिक आयुर्वेदिक की बात हो रही है डॉक्टर साहब, ये आयुर्वेदिक भी अभी नेमिनाथ मेडिकल कॉलेज यहाँ पर है, उन्होंने क्लेम किया कि साहब हमने ट्रीटमेंट ढूंढ लिया है। देखिए वो तो या- हम कुछ कह नहीं सकते उस बारे में, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना कि हम लोगों के यहाँ तो सब अगर scientific एलोपैथी research में हम होती जो है, बात करते हैं ना, है तो ना? हमारे पास अब स्टडीज होती हैं, ऑन पेपर होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम लोग अब एक कंट्रोल स्टडी करेंगे, उससे मतलब बताएंगे। these are all हाँ, basically अभी हाँ, एक्सपेरिमेंटेशन हाँ, कह experiment, लीजिए या कुछ experiment। भी। ये बस ये एक अंतर है। और किस बाकी स्टेज के आयुर्वेद पेशेंट में तो यूज उसमें किया, हालत अच्छी है। अब ये आयुर्वेद भी तो नहीं कह हमारी सकते। कब से पुरानी होती, अब ये वाली बात दूसरी है कि मतलब नालंदा और उसमें सब कुछ जला जलू कर राख कर दिया। अब धीमे धीमे, अब जैसे कि आपकी ये जो मतलब रामदेव जी वापस। के वो है ना, तो बालकृष्ण ने कुछ आयुर्वेदिक पे बड़ी पतंजलि, अच्छी पतंजलि। दे आर वेरी गुड। तो हम लोगों की जो एक खास तौर से ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और इसके लिए ये जो चीजें हैं, गिलोय वगैरह और गिलोय वो है, अश्वगंधा, सुगंधा, हल्दी गिलोय। हल्दी हल्दी हाँ एग्जैक्टली हल्दी। हल्दी हल्दी तो तो साहब अब बहुत ली जा रही है, बहुत, हर घर घर में हल्दी अच्छा, ली जा रही है। अब देखिए हल्दी संग एक चीज और है, हल्दी को आप दूध के संग क्यों लेते हैं? हल्दी कहते हैं ना, हल्दी में दूध मिला के लीजिए, जी। उसके पीछे साइंटिफिक कॉज है कि हल्दी का एब्जॉर्प्शन जो है ना, वो फैट के साथ अच्छा होता है। दूध के अंदर जो फैट होता है ना, तो आप उसमें लेंगे तो हल्दी जो फैट के साथ जो अच्छी एब्जॉर्ब होती है। तो इस तरह जो हमारी जो मतलब विटामिन ए है, डी है और ई के जो विटामिन है ना, ये फैट सोल विटामिन है, तो इसके साथ हमको फैट लेना बहुत जरूरी है। तो जो एक जैसा फैट में भी चीज़ है ना कि मतलब फर्स्ट अच्छा फैट बुरा फैट, तो वो फैट भी लेना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, सेहत के लिए उसके लिए। तो मतलब कहने का ये है कि हमारी डाइट जो है ना, वो बैलेंस हो, फास्ट फूड नहीं हो। अच्छा, अब पकाने में भी जैसे हम लोग जो पकाते हैं, हमें ऑयली चीज़ें करते हैं। सब नॉनवेज की बात होती है, इसका भी लेके भी बड़ी भ्रांति है कि नॉनवेज से भी नुकसान है या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। उसका रीजन दो है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो क्या है कि हम लोगों का ये मालूम नहीं है कि जो हम नॉनवेज खा रहे हैं वो पर्टिकुलर एनिमल जो है वो हेल्दी है या डिजीज है। लेकिन वो कुक हो जाता है उसके बाद नहीं, तो वायरस थोड़ी मरता है। वायरस है या बहुत सी जो है कि मतलब टॉक्सिन्स जो होती हैं, टॉक्सिन्स जो होती नहीं, है लेकिन ना, एनिमल्स में कहाँ होता है कोरोना सर? क्या कोरोना तो ये अभी तो यही तो ट्रेस हो रहा है ना, कोरोना बैट से आया, कहाँ से आया, या मतलब बैट मीट से आया, मीट हाँ, मार्केट से, वुहान के मीट मार्केट से जनरेट हुआ। वो सारे चमगादड़ का मतलब सूप पी रहे हैं, चमगादड़ का वो सूप पी रहे, तो वो तो उससे हुआ है। डॉक्टर साहब, और जितने जो वायरस हुए हैं, जितने वायरस आए हैं, ये ज्यादातर सब चाइना से आए हैं। हाँ। और चाइना जो है वो मतलब सांप, बिच्छू, मक्खर, क्या क्या होता है वो सब खाते हैं। मतलब अभी नॉनवेज अगर अवॉइड कर सकते हैं तो करना चाहिए। दैट इज गुड। चाहिए। और एक चीज और देख लीजिए आप कि आप रोटी देखिए, जो आदमी की हर्बीवोरस है वो ज्यादा लंबा जीता है, जो आदमी कार्निवोरस है वो कम जीता है। और आप जानवर भी देख लीजिए, अब शेर है। ये तो सब डिबेटेबल चीजें साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब चलिए कोरोना के अलावा भी बात कर लेते हैं। जी, देखिए जी। अब क्या है कि इस काल में जो बाकी बीमारियों से पीड़ित लोग थे वो बहुत परेशानी में रहे। बिल्कुल और स्पेशली आगरा की बात मैं कर लेता हूं, तो यहाँ तो ट्रीटमेंट उनको मिला ही नहीं था। उसको लेके डॉक्टर्स को बड़ा बुरा भला भी कहा गया, बहुत नाराज भी रहे, और आज भी शायद डॉक्टर्स की जो छवि होनी चाहिए वो आम बिल्कुल नहीं। एक छवि आप लोगों हाँ। की बड़ी खराब सी हो गई है सर। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो बेचारे पेशेंट्स क्या करें? अल्टीमेटली पिस तो पेशेंट ही रहा है साहब। उसमें मैं आपको एक चीज कर दूं कि इसमें टोटली फॉल्ट डॉक्टर्स का नहीं है। कुछ है कुछ
कुछ है, कुछ fault है। तो खैर तो ताली दौड़ से नहीं बचती, लेकिन ये कह सकता हूं कि टोटल फॉल्ट मानो तो किसका है फिर? तो 20% डॉक्टर का, डॉक्टर समझ सकती है, 70% में सारे फैक्टर आ गए। अब सारे फैक्टर आप देख लो कौन कौन सी चीज है। तो बेचारा पेशेंट क्या करे साहब? नहीं, अब वही तो दिक्कत है कि अल्टीमेटली चक्कर क्या है, उसके तो लिए डॉक्टर वैसे तो हम फ्रंट लोगों लाइन ने पे, अब तो एक चीज हम लोगों को एक मतलब एक एडवांटेज भी हुआ है इसका लॉकडाउन का, कि हम लोगों ने मोबाइल्स पे अपने एप्स आ गए हैं काफी हम लोगों के, तो टेलीमेडिसिन, टेलीकम्युनिकेशन बढ़ा दी साहब, ये नहीं एडवांटेज नहीं हो नहीं, गया। ऐसा नहीं है, हमें ऐसा तो नहीं, कहाँ- बल्कि हमने आईएमए की हेल्पलाइन से हम लोगों ने लगातार सर्विसेज दी हैं, सबने वो कंसल्टेशन दी है टाइम के टाइम, ये हुआ है हम लोगों ने सबने। लेकिन मेरे फीस तो पास बहुत सारी मेरे बढ़ा मेरा दी। मेरा टाइम स्लैब था, अब देखिए, दैट वाज फ्री, अब देखिए, वो हम लोग फ्री कर रहे थे। शायद वो कुछ टाइम के लिए हो, बट जनरली जो इंडिविजुअल आप सलाह दे रहे थे वो तो काफी सारे पैसे बढ़ा के दे रहे थे, बट डिसाइड चलिए ठीक है वो दे रहे थे। अब क्या हो रहा है साहब, पेशेंट को अब जैसे पीपीई किट के पैसे भी लिए जा रहे हैं पेशेंट से, और बहुत सारी चीजों के एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं पेशेंट से, तो फिर ये कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि बहुत देखिए, सारी गलत ये- चीजें नहीं, भी हो रही हैं? पीपीई किट वगैरह जो आप कह रहे हो वो थोड़ा आईसीयू में हो सकता है एक्सपेंडिचर्स बढ़े होंगे, लेकिन हम लोग के चैम्बर्स में तो हम डॉक्टर लोग साहब, आप अल्ट्रासाउंड कराने जाइए, आप अल्ट्रासाउंड उसके अलग से पैसे लग जाते हैं, एक नहीं, एक चीज के पैसे लग रहे हैं वो तो साहब। देखिए एक बार पीपीई किट पहनी आपने तो वो 5-6 तो वो घंटे तक लग तो हर पेशेंट पे रहे हैं वो पैसे। वो अब दैट इज नहीं, ये तो खैर मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि है क्या इस समय, पिस तो पेशेंट रहा है डॉक्टर साहब, नहीं चक्कर, अब वो चाहे कोरोना हो चाहे कोई सा भी हो। इसमें नहीं, सुनो, मैं इसमें एक चीज अलर्ट कर रहा हूं कि किसी भी लेवल पे, किसी भी, हमारे यहाँ थोड़ा सा जो है ये एक मॉरल कैरेक्टर हम सबको डेवलप करना पड़ेगा कि किसी भी पोस्ट पे, किसी भी स्टेज में जो आदमी है ना, वो अपनी पावर का जो है वो मतलब एक मिसयूज ना करे, मतलब मिसयूज ना करे, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बस ये कह लो आप, हर आदमी, ये चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो क्या नाम है ब्यूरोक्रेट हो, तो साहब चाहे वो नेता हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई डॉक्टर साहब गलत को गलत और सही को सही कहने का साहस हम लोगों में क्यों नहीं होता साहब? वो इसलिए, अब आप उसे मॉरल कैरेक्टर पे डाल देते हैं, क्यों? अब आप उसे नहीं, मैं बता रहा हूं, नहीं, मैं बता आप रहा हूं। बेचारा पेशेंट तो मरा ना, मैं बता वो रहा क्या हूं, करे साहब? मैं बता रहा हूं ना, जी, जी। क्योंकि बेसिकली आज की तारीख में हर एक के पास दूसरे पे आरोप लगाने के लिए प्रॉपर प्रूफ है, हर एक के पास। मेरे पास आपके मतलब आरोप लगाने के पूरा प्रूफ है, मतलब डॉक्टर के लिए एक ब्यूरोक्रेट पे पूरे प्रूफ है, डॉक्टर के लिए अब एक जो है क्या नाम है नेता के लिए आरोप लगाने के पूरे प्रूफ है, और ब्यूरोक्रेट्स को डॉक्टर पे लगाने के लिए पूरे प्रूफ हैं। मतलब आरोप, मतलब कोई भी किसी पे आरोप लगा देगा। बेसिकली जॉइंट एफर्ट करना पड़ेगा राहुल भाई, क्योंकि अब जो है अब कैसे हो साहब जॉइंट एफर्ट? वो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन को और एडमिनिस्ट्रेशन तो कभी नहीं करेगा। मैं बता रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन क्यों करेगा? मैं बता रहा हूँ आपको, आप पहले खुद सुधरे, कौन सुधरे? हम सब, हम जो अरे पेशेंट तो बेचारा मरे जा रहा है साहब, वो क्या सुधरेगा? पेशेंट का भी ये है कि पेशेंट का भी मैं देखता हूँ कि यदि किसी पेशेंट को किसी डॉक्टर की एक नस पकड़ में आ गई तो उस पर सूखिए पड़ा है। कई केसेज ऐसे हुए हैं जिसमें कि डॉक्टर्स की कोई फॉल्ट नहीं है और पता लगा ये आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा भी होता है, ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हो रहा है और बहुत हो रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि तो बीच में सोशल मीडिया पे ये भी आया है कि जो आप टेलीकम्युनिकेशन में वो दे रहे हैं दैट इज अगेन रॉन्ग। किसी हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ है कि आपने अगर टेलीकम्युनिकेशन करके किसी को दवाई बताइए दैट इज अनएथिकल, क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा, और जबकि वो जो कोई भी साहब होंगे वो खुद ही फोन पर 10 बजे तो वो क्या करे साहब फिर, जब वो अब वैसे देख नहीं रहे तो फोन पे ही बेचारा पूछेगा। अब मतलब अल्टीमेटली परेशानियां बहुत हैं, तो ये हम सबको मिलके इसका समाधान जो आपने कहा कि एक जॉइंट एफर्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से सुधार करना पड़ेगा। एग्जाम बताऊं तो मैं आपको एग्जाम दे रहा हूं कि एक मेरे पास जो एक पेशेंट जो यहाँ पर मिलने वाले थे, अब उनका रिश्तेदार कहाँ था, गाजियाबाद में कि मोहन नगर में। 3 दिन पहले मेरा फोन आया, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे मेरा साला है, ये हुआ और बहुत परेशान है, वो ऐसे वहाँ से आया था, ये हुआ और उसको 5 दिन से बुखार है। वहाँ उसको लिटरली जो है ट्रीटमेंट नहीं दिया, परेशान रहा वो परसों जो था वहाँ से टैक्सी करके यहाँ आया मेरे पास, यहाँ पर जो है, और यहाँ आकर के अब मैंने कहा यार तू तो आ लेके आ, मैं देखा उसके साथ और कुछ नहीं, उसका मैंने चेस्ट कराया, वो कराया तो उसको अब एक साइड में लंग में मतलब निमोनिया थी, वो कोविड वाली बात मुझे ये मेरा कैसे, अब मैं रिस्क लेके मैंने काम किया है ना, और बाई चांस वो कोविड पॉजिटिव नेतागिरी भी शुरू, ये भी शुरू, वो भी शुरू, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी क्लिनिक सबसे पहले बंद हो जाती है।
ये परेशानियां तो है साहब, ये ये कहीं ना कहीं देखिए, पेशेंट को भी समझना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझना पड़ेगा और हर एक हम को। सबको समझना हम पड़ेगा जब और तभी ये जब ऐसे परेशानियां करते दूर हैं ना, होंगी। जब ऐसे करते हो 3 हमारी तरफ है और 1 सामने वाली की तरफ है। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। और आज बहुत सारी चर्चा हुई और हमने जाना डॉक्टर अरविंद जैन जी से, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी से कि अगर कोरोना होता है तो क्या सावधानियां बरतनी है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या प्रयास करने हैं। और डॉक्टर साहब ने ये आश्वासन दिया कि कोई परेशानी होगी आगरा के किसी भी नागरिक को, कोई पेशेंट होगा तो उनका उचित इलाज और सही समय पे इलाज अब डॉक्टर्स प्रयास कर रहे बिल्कुल, हैं। हम मेडिकल बात करें, जो हम प्राइवेट बात क्लिनिक्स हैं वो खुल गए हैं। ये भी प्रयास हो रहा है कि कोरोना का कोविड पेशेंट्स हैं उनका इलाज भी प्राइवेट क्लिनिक्स में आगरा में हो सके। तो मुझे विश्वास है कि जो एक फोबिया बना हुआ है और एक अछूत की भावना जो है वो हम सब लोग मिलकर दूर करेंगे। हम लोग ये भी आपसे वायदा चाहेंगे कि जो प्रोटोकॉल हैं, जो नियम है एक कोरोना के, जो लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, मास्क हम लोग सब लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे और जितनी सावधानी होनी चाहिए हम लोग सावधानी ज़रूर बरतेंगे। लेकिन अपनी लाइफस्टाइल हमें कोरोना के हिसाब से मॉडरेट करके और जीनी है और पूरी जीनी है। और लगातार हम आपको अपने कार्यक्रम मेडिवर्ल्ड में कोरोना से संबंधित और अन्य बीमारियों से संबंधित हम आपको वरिष्ठ चिकित्सकों के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। आज का एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ रहे, मैं अपने डॉक्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।